तो आज की जो हमारी ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो चुका है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। आप सभी लोग प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर आप उत्तर उसका दीजिएगा। यदि आप प्रश्न में ही उत्तर होता है। यदि आप प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा यदि जो प्रश्न आपको कंफ्यूज कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसको स्किप करके नेक्स्ट सवाल पे चले जाइएगा। याद रखिएगा, प्रश्न सरल होंगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो प्रश्न टफ होगा। प्रश्न सारे फैक्ट पर आधारित होंगे। 90% आपको बता दूं फैक्ट पर आधारित होंगे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जो है 500 प्रश्नों का जो सीरीज मैंने चलाया है आप लोगों के लिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे 31 हमारे सामने है और प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन, के सी जो है वियर, सर आइवर जेनिंग्स और डी डी वशु। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का। जब भारतीय संघवाद की बात हो, जब सहकारी संघवाद की बात हो, अब ये भारतीय संघवाद को ही नाम दे दिया सहकारी, और सहकारी संघवाद के रूप में अगर आता है तो जी ऑस्टिन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। यहां पे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आप सबके लिए बना सकता है फैक्ट के रूप में। दूषित प्रौढ़ावस्था का एक प्रमुख कारण बताइए। देखिए, अच्छा सवाल आपके सामने, जरा जवाब मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए, है ना? दूषित प्रौढ़वाद की बात हो रही है। देखिए, कोई शायद ज्वाइन हो रहे हैं, मैं एक बार उनको ज्वाइन कर लूं। हाँ, ठीक है। राय साहब, थोड़ा सा समय पे आ जाया करें आप। तो देखिए, यहाँ पे दूषित प्रौढ़ावस्था का प्रमुख कारण के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, तो आप बताइए जरा, प्रौढ़ावस्था के आगमन के लिए पर्याप्त तैयारी ना कर पाना, तो वह एक प्रकार से दूषित प्रौढ़ावस्था का एक कारण बन जाता है, और ये सत्य बात है। और प्रौढ़ होते ही व्यक्ति को संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है, ये भी बात सत्य। ये कारण बनता है दूषित प्रौढ़ावस्था का। और आर्थिक स्वावलंबन से पूर्व ही जिम्मेदारियां उठा लेने से, आर्थिक स्वावलंबन का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता से, मतलब वित्तीय से रिलेट कर रहा है, उससे पहले पूर्व की जिम्मेदारियां उठा लेने से भी दूषित प्रौढ़ावस्था का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट माना जाएगा वो डी सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी प्रमुख कारण माने जाएंगे यहाँ पर। याद रखिएगा, ये भी सवाल अच्छा था आप लोगों के लिए। बात करें, समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने से क्या उत्तरदायित्व है? क्या संस्कृति, संगठन, परंपराएं, या ये सभी? समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायित्व हो सकता है? जी, क्या बता रहे हैं मैम आप? परंपरा, डी। अच्छा, समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने से या होने के लिए क्या उत्तरदायित्व हो सकता है? उसकी संस्कृति भी हो सकती है, संगठन भी हो सकता है, परंपराएं भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का ही आपने सही चुनाव किया है। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। करेक्ट। पारिवारिक सामाजिक समस्याओं में क्या सम्मिलित है? देखिए, ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न है। क्या अलगाव अनुभव करना, एकाकी अनुभव करना, या अपने बच्चों से ही अलगाव अनुभव करना, या उपर्युक्त सभी? बहुत अच्छा सवाल। डी, अगेन आपका डी सही चला गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रश्न में कुछ है नहीं, सारा प्रश्न सरल है, केवल आपको समझना। देखिए, सामूहिक सौदेबाजी के बारे में और बहुत अच्छे से सवाल कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से सामूहिक सौदेबाजी के महत्व कौन से हैं? क्या नियोजन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण? पहला ऑप्शन ये पूछा है, सामूहिक सौदेबाजी के महत्व, इंपॉर्टेंस को।
क्या जब नियोजन वाली या कोई प्लानिंग की प्रक्रिया होती है तो स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करने की बात कहता है ये इम्पोर्टेंस बताता है क्या सामूहिक सौदेबाजी। दूसरा कहता है कि श्रमिकों की दशाओं में सुधार करने में सहायक होता है, क्या ये बात सत्य है। तीसरा कहता है कि श्रम मानकों की स्थापना में सहायक करना, क्या ये सामूहिक सौदेबाजी में ये तीनों बातें इन्वॉल्व हैं या नहीं, बताइए। बोलिए। सामूहिक सौदेबाजी बिल्कुल करेक्ट कहिए आप लोग, क्या बात है, क्यों बोल क्यों नहीं रहे आप। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा मैं चीज़ें और रिलेट करके समझा दूं। सामूहिक सौदेबाजी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सोशल वर्क का पार्ट है। सामूहिक सौदेबाजी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है वह आप सभी लोग सामूहिक सौदेबाजी की एक प्रक्रिया के रूप में जानें, जिसके द्वारा श्रमिकों के नियम शर्त को उनके सौदेबाजी एजेंट और नियोक्ताओं के बीच समझौता द्वारा जो विनियमित की प्रक्रिया होती है वही आपकी सामूहिक सौदेबाजी होती है। अब आपके मन में आ रहा कि सामूहिक सौदेबाजी कहते किसको हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग, सामूहिक सौदेबाजी जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही अलग अलग विचारों के साथ प्रक्रिया को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बलिदान करने के लिए एक समझौते तक पहुंचने की जो कोशिश करने की क्रिया होती है वही सामूहिक सौदेबाजी होती है। अब सामूहिक सौदेबाजी को मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका अर्थ जो बताता है, जो एक प्रकार से अगर हम बात करें इसकी जो मीनिंग बताती है वो ये कहती है कि एक ओर नियोक्ता होगा तो दूसरी ओर कर्मचारी होगा, और उन परिस्थितियों से संबंधित समझौते पर पहुंचने का जो प्रयास करता है जिसके तहत कर्मचारी योगदान करेगा और उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जाएगा, वो बेसिकली सामूहिक सौदेबाजी होता है, वही सामूहिक सौदेबाजी होता है। सन 1989 में, देखिए एक फैक्ट दे रहा हूं, 1989 में कलेक्टिव बार्गेनिंग समझौता हुआ था पहली बार, और वह बिट्राइस एंड सिडनी वेब के अकॉर्डिंग। जो बिट्राइस एक विद्वान का नाम है, नाम फिर से बोल दूं, कलेक्टिव बार्गेनिंग समझौता हुआ था 1989 में, सामूहिक सौदेबाजी की बात कर रहा हूं, जहां बिट्राइस और सिडनी ये दोनों अर्थशास्त्री विद्वान थे। इन दोनों ने सामूहिक सौदेबाजी को सन 1989 में शब्दों को गढ़ा, बताया इन्होंने, इसके बारे में इन्होंने बताया। और फिर आपको अगर बताएं, आप लोगों ने नाम सुना होगा राष्ट्रीय श्रम संबंधित अधिनियम, वह 1935 का था, हालांकि वाशिंगटन की बात वो थी, और संयुक्त राज्य कांग्रेस के द्वारा इसको लागू किया गया था सामूहिक सौदेबाजी को। तो अगर पूछे वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम को लेकर 1935 को लेकर रिलेट करके आप वहां पर टिक लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है सामूहिक सौदेबाजी का? इसका मतलब है कि वेतन और काम करने की स्थिति से संबंधित जो मामला होगा, जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो मुद्दा और जो विवाद होगा, उसको निपटारा करेगा ये सामूहिक सौदेबाजी। पहली बात, ये इसका मोटो था। काम से संबंधित मामलों में श्रमिकों के जो हित होंगे, हित के बारे में, उनके हितों की रक्षा करेगा सामूहिक सौदेबाजी। श्रम और मैनेजमेंट के बीच जो अंतर है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से। तो ये बातें हैं, ये आप लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा इसमें, सामूहिक सौदेबाजी में, ठीक है। तो इसके आप चाहें तो इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि नियोक्ता कर्मचारी के बीच में आपसी विश्वास को बढ़ाना है ना, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना रोजगार और नियम के शर्तों को विनियमित करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को बढ़ावा देना, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं सामूहिक सौदेबाजी में। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सामूहिक सौदेबाजी। सोशल वर्क यूजीसी में काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है इससे, तो याद रखिएगा आप सब लोग भी इसके बारे में भी।
ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस की अगर बात कर रहा था यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंस अगर मैं आपसे यहाँ पे लिख देता कि चर्चा के लिए स्वास्थ्य वातावरण को बनाए रखना, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तब भी आप कहते हैं कि बिल्कुल सर है। यदि मैं एक ऑप्शन और यहाँ पे लिख देता, कहता कि विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का क्या महत्व है, तब भी आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल सर है। इसलिए ये भी आपका सही होगा। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप बात को अच्छे से समझिए इस चीज को, क्या हो सकता है सामूहिक सौदेबाजी। यही सारी चीजें हैं कि भाई उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास में योगदान करना, कचरे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके, इस तरीके की बात सामूहिक सौदेबाजी में कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को लेंगे। भारत में किस तरह के समाज कार्य की लंबी और प्राचीन परंपराएं रही है? क्या मंदिर के रूप में रही है, धर्मशाला के रूप में रही है, मठ के रूप में रही है, या सभी में रही है? डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस तरह के समाज कार्य की लंबी और प्राचीन परंपरा रही है? मंदिर के रूप में भी रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धर्मशाला के रूप में भी रही है, मठ के रूप में भी रही है, और ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है वो सभी में, यही आपका करेक्ट रहेगा, यही आपका करेक्ट रहेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे और एक सवाल और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 क्या है ना, 37 सवाल बहुत अच्छा है। इससे भी एग्जाम में आपके सोशल वर्क में, मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है ये। आपदा के बाद हस्तक्षेप में कौन सा चरण शामिल नहीं होगा? आपदा के बारे में है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, बताइए जरा, आप लोग ही मुझे जवाब बताइए। डी, मतलब आप सभी लोग 37 का जो झुकाव आप लोगों ने किया है वो डी की तरफ किया है। अच्छा जी, और भी कोई बच्चे बताना चाहेंगे मुझे इसमें? और भी कुछ अगर विचार उनके मन में आ रहा हो तो बोल सकते हैं भाई, बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ये समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं उस चीज़ों को अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से। नहीं सही है सर, वो डी ही होगा। आपदा बचाव होगा, फिर पुनरुत्थान होगा, फिर पुनर्वास होगा, न्यूनीकरण नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, आपदा में कोई कटौती नहीं की जाती है सर बचाव के समय। ओके 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 ओके, चलिए। देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे, आपदा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, है ना। और ये पर्यावरण और समाज कार्य के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है ना। और ये है पर्यावरण और समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है यहाँ पे आपदा। तो आपदा में आप ध्यान रखिए, राहत और बचाव कार्य तो है, ये बात सत्य है। आपदा में आपदा पुनरुत्थान भी है, ये भी बात सत्य है। आपदा में पुनर्वास की बात अगर हम करते हैं, पुनर्वास का मतलब क्या होता है? जो है रिहेबिलिटेशन करना, उसको पुनः पुनः जो है एक प्रकार से क्या करना, पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसे वही पुनर्वास होता है। तो यहाँ डिजास्टर को रिलेट किया था, आपदा को रिलेट किया था। तो किसी भी समाज में आपदा के कारण मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मानवीय जीवन कठिन हो जाता है। तो माना जाता है भाई ऐसा कि मानव सदैव से पर्यावरण का निरंतर उपयोग कर अपने विकास के मार्ग को सदैव प्रशस्त करता रहा है। ये बात हम लोग जानते हैं भली भांति तरीके से। तो यहाँ पे जो आपदा का न्यूनीकरण है, ये आपदा के बाद वाला जो हस्तक्षेप होता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना भी चाहूँगा, एक तो आपदा से पहले बताऊंगा और एक आपको आपदा के बाद बताऊंगा। 2 पॉइंट दूंगा, दोनों आप लोगों के पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए। आपदा से पहले की अगर जब बात हम करते हैं तो 3 चरण आते हैं। इन 3 चरणों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आपदा की तैयारी, ये बात है पहले की, आपदा की तैयारी, और दूसरा बात है आपदा का न्यूनीकरण। देखो पहले की बात मैं कर रहा हूं, आपदा का न्यूनीकरण। सर न्यूनीकरण होता क्या है? बिल्कुल बताएंगे। देखिए मैडम, आपदा न्यूनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एक अवयव है। आपको बता दूं मैं कि न्यूनीकरण बेसिकली इसका जो लक्ष्य होता है आपदा के परिणाम को कम करना। ठीक है मैडम, आपदाओं के प्रतिकूल परिणाम को जो कम करने की बात करें या आपदाओं की विध्वंस प्रकृति को कम करने की बात करें तो तुरंत आप समझ लेना कि आपदा न्यूनीकरण है।
मतलब कम से कम नुकसान होना। बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपदा से पहले की बात, तैयारी की। फिर उसके बाद अगर हम करते हैं तीसरी पॉइंट। लिखा रहता है आपदा जोखिम नियंत्रण। जी सर एक और टर्म इसमें ज्यादातर लिखा रहता है आपदा जोखिम नियंत्रण। अच्छा अच्छा, जोखिम देखो, ये आपदा जो जोखिम शब्द आप बता रहे हैं ना, ये बेसिकली हम जो परिस्थितियां, जो समस्याएं, जो खतरा उभर के आता है, जैसे चरम पर है, प्रकोप चरम पे है, खतरा चरम पर है, तो ऐसी कंडीशन पे हम आपदाओं के प्रभाव को, स्थिति को रिलेट करते हैं वहाँ पे कि कंडीशन कैसी रही है। परंतु यहाँ पे हमें जो शब्द पूछा गया है पहले के लेकर, हम उसकी बात कर रहे हैं। और तीसरा जो आपका बनता है वह आपदा रोकथाम बनता है, आपदा रोकथाम बनता है। ये तीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इधर बाद की बात में, तो बाद में आपको ध्यान रखना है, बाद के बाद वाले में यहाँ राहत और बचाव कार्य होता है पहला। नंबर दूसरे में बात करते हैं तो आपदा पुनरुत्थान होता है आपका। और नंबर तीन की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपदा पुनर्वास होता है आपका ये पुनर्वास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, तीन बातें यहाँ पे। और आगे बढ़िए, इसी में आपदा के संबंध में कुछ वैधानिक नीति बनाई गई है। नीति देखिए सोशल वर्क का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर हम बात करते हैं ना तो ये पार्ट है, इसलिए आप चाहो तो इसका एक एक्ट है आपदा प्रबंधन का, वह एक्ट आया था 2005 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है आपदा प्रबंधन, जो किसी क्षेत्र में घटित और एक महाविपत्ति या दुर्घटना या संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक और मानव कृत कारणों से दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम होता है। तो वहां पर हम देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम को, जो वैधानिक प्रावधान और नीतियों को लेकर आता है। तो यह एक्ट बन जाता है 2005 का, 2005 का। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एक्ट वाला। आगे अगर हम बात करें तो इसी में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ही अंतर्गत आती है ना। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और दस्तावेजी और नीतिगत सुझाव के जो मामले होते हैं वो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, उसका समस्या का समाधान। यानी एक प्रकार से ये कह लीजिए कि तकनीकी की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो जो काम संस्थान का होता है तो वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो एक्ट है 2005 का, उसी के तहत इसको चलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में स्थित होता है। ठीक है सर, 2005 वाला दोबारा बताइएगा तो। इसमें मैम जो प्राकृतिक नहीं सर, नाम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ओके। हाँ, एक आपका आता है आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी, जिसको आप लोग इन शॉर्ट में क्या बोलते हो, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी। तो ये बेसिकली इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इसका काम क्या था? इसका काम था नीति निर्माण करना, योजना का निर्माण करना और मान्यता प्रदान करना, इसका काम था। NDMA का सर कब बना? 2005 में ही बनाया गया था सर, इसे भी। हाँ, अगर हम बात करें एक और सर, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति आई। अब नीति की जब बात आती है तो ये नीति आई थी 2009 में। यह आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। इसका मतलब ये था कि समंक और त्वरित कार्यवाही। देखिए, जो समंक है वो बेसिकली रिलीफ फंड इसको कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग रिलीफ फंड बोलते हैं हम लोग। और क्विक जो है उसको हम लोग त्वरित कार्यवाही बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा शमन कोष और त्वरित कार्यवाही कोष के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का प्रावधान किया गया था।
ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है 2005 वाला, उसी के तहत ये बात हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसमें जो मैंने नीति बताया है 2009 का, इसमें दो बातें याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा आपदा समंक कोष, और दूसरा आप याद रखिएगा त्वरित कार्यवाही कोष, त्वरित कार्यवाही कोष। ठीक है, तो इसकी बात इसी के अंतर्गत कही गई थी, इन्हीं के नेचर या इन्हीं की प्रकृति पर बात। बोल रहे हो वो लिख दीजिए, वो समझ नहीं आ रहा। क्या चीज मैम? जो पैसे से लेके बोल रहे हो ना आप फंड फंड फंड। हाँ नहीं, वो लिख दीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, मैं लिख देता हूं, आप इसको चाहो तो लिख लीजिए। देखिए, एक होता है आपदा समंक कोष, इसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर, और समंक को बोलते हैं रिलीफ। ठीक है, और फंड तो कोष का मतलब जानते ही हैं आप। और दूसरा था आपका यहाँ पे क्विक, है ना? क्विक को बोला जाता है त्वरित, त्वरित। ठीक है, कार्यवाही कोष यानी आप समझ सकते हैं एक्शन फंड, इसको क्या बोलते हैं? एक्शन फंड। ठीक है, याद रखिएगा ये दो बातें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी चीजें देखें जी। सर क्या ये आपदा प्रबंधन एक्ट के अधिनियम के तहत में क्या ये एपिडेमियोलॉजी जो महामारी आती है तो ये भी इसके अंदर आते हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, आप ये उसी एक्ट में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा डिजास्टर रिलीफ फंड था, और क्विक एक्शन फंड के बारे में बात भी किया गया था। यहाँ तक यही बात नहीं तक सीमित था, और भी बातें थी, जैसे उसके प्रबंधन संस्थान भी शामिल था, और अभी भी मैंने बताया अथॉरिटी भी शामिल थी, और एक अनुक्रिया बल है वो भी शामिल था। ठीक है, ये भी शामिल थे जी। सर इसमें जैसे प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष तो वो भी इसी में आएगा ना? बिल्कुल, यही तो है, यही जो आपको मैंने त्वरित और आपदा समंक कोष बताया, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि आपदा के दौरान में कोई अगर किसी को फंड दिया जा रहा है या किसी को मतलब उसका मुआवजा दिया जा रहा है ताकि वो अपने जो समस्याएं उसके पास आई उससे थोड़ा सा निजात मिल सके उससे, तो वह यही चीज़ें हैं आपदा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, सर इसमें महामारी एक्ट को कब कंसीडर किया गया इसमें? देखिए महामारी एक्ट बेसिकली क्या है, ये जो नीति है आपकी, जहाँ ज्ञान, नवाचार, शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर उसका निवारण किया जाए, और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, और पर्यावरण की निरंतरता पर आधारित प्रशासन पर उपायों का प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के माध्यम से 2009 में ही ये बात कही गई थी, निवारण को लेकर। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसको निवारण को लेकर, तो वो आप नीति का रिलेट करिएगा, आप एक्ट को रिलेट मत करिएगा। हालांकि रिलेट वहाँ पे इसलिए नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्ट है, एक्ट में कुछ अलग बातें कही गई थी। उसने कहा कि भाई फंड को लेकर बात किया, संस्था को लेकर बात किया, और उसने कुछ अनुक्रिया बल थी उसके बारे में चर्चा किया था, है ना? तो हाँ, ये चीज़ें आई थी वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट बढ़ेंगे। और अच्छा, ये हो गया क्लियर, और कुछ इसमें नहीं रह गया। अगर हाँ, एक देखिए अनुक्रिया बल की मैं बात कर रहा था, जो ना अनुक्रिया बल वो थी जो 2005 में आया था, ये तो मालूम है आपको। और एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान था। प्लान कब आया? प्लान 2016 में आया, इसको आप नोट कर लीजिए। प्लान कब आया? 2016 में आया ये। और ये बेसिकली क्या था कि सभी सरकारी तंत्रों को स्वीकृति करके आपदा को रोकना और कम करना और उसके प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम को उठाने का कार्य किया गया था। तो इसके अंतर्गत इस प्लान के तहत ना जो कार्य बताए गए कि जैसे चेतावनी देना हो गया, सूचनाओं को संचारित करना हो गया, औषधि आपूर्ति करना हो गया, परिवहन की व्यवस्था करना हो गया, ईंधन की सुगमता तक सुनिश्चित करना हो गया, जान माल को सुरक्षित रखना हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आता था, प्लान के अंतर्गत। और ये प्लान किया गया था 2016 में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, NDMP बोला जाता है इसको इंग्लिश में। याद रखिएगा, ये भी आप सबके लिए बढ़िया रहेगा, इम्पोर्टेंट है। और एक इंडिया क्वेक आया था और एक सागरवाड़ी आया था। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया क्वेक और सागरवाड़ी क्या है, जानते हैं? एक ऐप है, मालूम है? बताइए। नहीं सर, नहीं मालूम। इंडिया क्वेक ऐप, ये जो ऐप है आपके लिए, आपको मैं बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया जा चुका है। UPSC, SSC, बैंक PO तक के ये पेपर में आया हुआ है
है ना, इसके बारे में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि ये सन जुलाई 2017 में आया और सागरवाड़ी ऐप भी जारी किया गया उसी समय, और इसका मतलब था कि उपयोगकर्ताओं के भूमि और जल पर घटित होने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हीं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने में उनको सक्षम बनाता था। तो जो इंडिया क्वेक ऐप था वो बेसिकली भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, और जो सागरवाड़ी ऐप था वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों था 2017 का ही। तो भूकंप एक था और एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय था, इन दोनों के द्वारा इसको लाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी और अच्छा भी है ये, है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में भी। आगे बढ़ें और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपका आपदा भी देखिए समाप्त हो गया, है ना। आपदा के बारे में जो भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर, है ना। इससे अगर पेपर में भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला। एक नाम है सदई, आपने नाम सुना है उसके बारे में? सदई फ्रेमवर्क शायद मैसेज आया हुआ है जी, ज्वाइनिंग का शायद मैसेज। ओके ओके ओके, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, एक बच्चा है चिरंजीत सिंह। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, सदई फ्रेमवर्क, है ना। सदई जो फ्रेमवर्क था, याद रखने वाली बात यह है कि सदई फ्रेमवर्क की अवधारणा वर्ष 2015 में आई थी। कहाँ से आई थी? 2015 में आई थी। और ये आई कहाँ से थी? ये जापान में आई थी, ये जापान से आई थी। सदई फ्रेमवर्क में कुल कितनी प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया था? याद रखिएगा, कुल 4 प्राथमिकताओं पर बात की गई थी। और अगर हम बात करें सदई फ्रेमवर्क में 7 प्रकार की प्राथमिकताओं का मूल रूप से चिन्हित किया गया, 7 टाइप के। अब जानते हैं सदई है फ्रेमवर्क क्या, मालूम है किसी को? नहीं सर। ओके, चलिए मैं इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा परिचित करवा देता हूं, ताकि आप अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग आसानी से जो है इसको कर भी लेना, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। देखिए, सदई एक फ्रेमवर्क है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं रूपरेखा तैयार करना, है ना। वो रूपरेखा तैयार करता है एक कि आपदा प्रबंधन को किस तरीके से कम किया जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, है ना। प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो। जैसे प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक आप जानते हैं जल और मौसम संबंधी, जैसे बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, बादल का फटना हो गया, है ना, बिजली का गिरना हो गया, सूखा पड़ गया, ये प्राकृतिक सारी चीज़ें हैं, ये आप जानते हैं। मानव जनित की जब हम बात करते हैं तो रासायनिक, जिसे आपने नाम सुना ही होगा अभी, भूकंप, क्या नाम उसका था, मध्य प्रदेश में भोपाल में, है ना, ये मानव जनित है। जैसे क्या नाम है, कोई तकनीकी खराबी हो जाए, विषैली गैसों का रिसाव हो जाए, विस्फोट हो जाए, आग हो जाए, हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है फिर, है ना, ये मानव जनित के अंतर्गत आ जाती है। और जब हम बात करते हैं सदई फ्रेमवर्क के बारे में, तो सदई फ्रेमवर्क क्या कहता है, इनके संबंध में जो भी समस्याएं हैं, चाहे मानव जनित हो और चाहे प्राकृतिक हो, तो प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जो मानव पर दुष्प्रभाव डाले उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जनित को बेसिकली जिनकी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायित्व हो उसको हम मानव जनित बोलते हैं। इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने में सदई फ्रेमवर्क की भूमिका होती है। सदई फ्रेमवर्क की भूमिका हमें देखने को मिलती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो चिन्हित करता है, जैसे जोखिम को समझना, है ना, जोखिम को समझना, लचीलापन को बढ़ाने के लिए जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना, जोखिम प्रबंधन करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करना, ठीक है, पुनर्वास पुनर्निर्माण पर अधिक बल देना, ये सदई फ्रेमवर्क का है। ये सदई फ्रेमवर्क का रूल है एक प्रकार का, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं। और 7 लक्ष्यों पर उन्होंने बात चर्चा किया, परंतु आपदा से बचाव के संदर्भ में 4 प्रमुख बताए, जैसे आपदा का खतरा, आपदा और जोखिम, और आरक्षित और आपदा, याद रखिएगा, एक पुनर्स्थापन। बस ये 4 बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। थर्ड क्या बताया? आरक्षितता और आपदा। आरक्षितता को आपदा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे आपदा प्रबंधन के समग्र अवधारणाओं का हिस्सा है, जिसमें आपदा विशेष के प्रति किसी क्षेत्र में विशेष लोगों की दुर्बलता और उसके दुष्प्रभाव होने की जो संभावना को दर्शाता है, उसको कम करने की बात ये करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे। देखिए, प्रोफेसर
एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2006 में अपनी जो अंतिम रिपोर्ट पेश की थी वह सर्वाधिक रूप से संबंधित थी किससे? ऑप्शन सी। डी खाद्यान्न से। ओके, ऑप्शन नंबर 38 की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो डी की बता रहे हैं मुझे आप। नहीं, यहाँ पे हम अगर बात करें प्रोफेसर सर ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट, किसानों से संबंधित समस्याओं से था ये, है ना। एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2006 में जो अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी वह सर्वाधिक रूप से संबद्ध थी, किसानों से संबंधित थी, है ना। किसानों से संबंधित समस्याओं से एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बस ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में व्यापक और अस्थायी बदलाव लाने के साथ साथ खेती को कमाई और रोजगार का जरिया बनाना था। हालांकि कृषि वैज्ञानिक थे ये, अगर हम बात करें तो इनका नाम एमएस है, तो एमएस स्वामीनाथन की अनुयायी में 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। बोल दीजिए एक बार आप सभी लोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो बता दीजिएगा 18 नवंबर 2004 को। इसके 4 अक्टूबर 2006, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 अक्टूबर 2006 को अपनी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट लिखी। अब यहाँ पे तो अंतिम लिखा रिपोर्ट है लेकिन 5वीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आप चाहो तो इस पेपर में आपको 5वीं भी लिखा मिल सकता है, तो आप कह सकते हो 5वीं और अंतिम रिपोर्ट जो पेश की गई थी तो 4 अक्टूबर 2006 को किया गया था। याद रहेगा, किसी को भूलेगा तो नहीं? 2 बातें हैं, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों पर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है, किसको कहा जाता है मानवतावाद का फायर ब्रिगेड? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की तरफ आपने झुकाव किया है कि फ्रांसिस घोषणा पत्र को। ओके, और कोई बताए जरा मुझे। ये होना चाहिए। मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा कि ये सवाल भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ध्यान दीजिएगा। मानववाद या मनुष्यवाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्यों के मूल्यों और उससे संबंधित मामलों पर ध्यान देती है। जैसा आप जानते हैं कि अक्सर मानवतावाद में धार्मिक दृष्टिकोण और अलौकिक विचार पद्धतियों को हीन समझा जाता है और तर्क शक्ति, न्यायिक सिद्धांत, आचार्य नीति का मतलब होता है एथिक्स पर जोर देता है। तो मानवतावाद की एक धार्मिक मानववाद नाम की एक शाखा भी है जो धार्मिक विचारों को मानववाद में जगह देने का प्रयत्न करती है। और उस हिसाब से जब हम बात करने लगते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब जो आएगा मानवाधिकार आएगा। मानवाधिकार आएगा। मानववाद की अवधारणा का प्रारंभिक रूप में उस विचारधारा से संबंधित है जिसकी दृष्टि व्यक्ति की स्वायत्तता पर केंद्रित होती है ना। व्यक्ति की स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, है ना। इन चीज़ों को समझते चलिए साथ ही साथ आप लोग। जैसा कि आपने, अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के बारे में, तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की किताब लिखी गई थी 1848 में, वो इसी पर आधारित थी, आप ऐसा कह सकते हैं। मार्क्स की एक और किताब थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक किताब, जो 1842 में थी, वो भी इसी से रिलेटेड थी, जहाँ पे उग्र मानववाद के बारे में बताया था। ठीक है, ये उनके बारे में चर्चा की गई थी उस किताबों में। ठीक है, याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को आप सभी लोग, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। कह रहा है कि श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का दायित्व मालिक, श्रमिक और समाज तीनों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों का अधिकतम से अधिकतम क्या हो सके। अधिकतम से अधिकतम क्या हो सके? क्या आपसी एकता या कल्याण या विशिष्ट समूह या आवश्यक संसाधन? कल्याण। ओके, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कल्याण, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया जवाब आया है आप सबका, बहुत बढ़िया जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? बता दीजिए एक बार आप सभी लोग,
चिपको आंदोलन, देखिए ये समाज कार्य और पर्यावरण अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है। ओके ठीक है, और भी कोई बच्चे बताएं जरा भाई मुझे। चिपको आंदोलन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इस आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च सन 1974 को उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। और वो डेट कौन सी थी, नोट कर लीजिए सभी लोग, 26 मार्च 1974 थी वो डेट, है ना, याद रखिएगा। इस आंदोलन ने वर्ष 1980 में एक बड़ी जीत प्राप्त की थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालय वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। आप लोगों से 2-3 मैं आंदोलनों के बारे में बात करूंगा, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सबके लिए। सर इसका नेतृत्व किसने किया था? किसका? सर पूछा जाता ना, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ बिल्कुल, ये देखो बहुत सरल सरल सवाल हैं, इन सबको हमें आपको जानना जरूरी है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है ये पूछ ले आप लोगों से, या नेतृत्वकर्ता कौन है आप लोगों से पूछ ले, तो क्या नाम बताना चाहेंगे आप लोग, बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा सर। बिल्कुल, और गौरा देवी का नाम क्या, गौरा देवी नहीं आएंगे यहाँ पे? चिपको आएंगी सर। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा भी आएंगे और गौरा देवी का भी नाम यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। राजस्थान से संबंधित है, उन्हीं से प्रेरणा ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। आगे मैं आप लोगों से बताना चल रहा हूँ, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, बताइएगा मुझे कि साइलेंट वैली आंदोलन कब आया, और वहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि किसके द्वारा ये चलाया गया और कहाँ चलाया गया। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में आया था, ये बात जानते हैं आप लोग। सन 1973 में यह आंदोलन आया था, बताइए एक बार। 1980 से अगर हम बात करते हैं 1973 से 1980 के बीच में, तो आप जानते हैं कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना बनाई गई थी, 200 मेगावाट की बिजली निर्माण हेतु बाद का प्रस्ताव था वो साइलेंट वैली आंदोलन, है ना। हाँ, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी केरल से संबंध में है। ये कहाँ के? केरल राज्य विद्युत बोर्ड से। जी, क्या करें आप? सन में आया था सर 1970 कर लीजिए, 1970 कर लीजिए, 1970। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा, फिर केरल का था यह आंदोलन। आगे बढ़िए और आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे सामने अगला सवाल है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत के संबंध में जो रिपोर्ट पेश करता है उसे हम कहते क्या है? क्या FIR, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट, बाल जांच रिपोर्ट, परिवार जांच रिपोर्ट, क्या बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब में? बाल जांच रिपोर्ट होगी सर। ओके, यहाँ पे आप सभी लोगों का जो जवाब जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का, वो सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं आप सबसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत के संबंध में जो रिपोर्ट पेश करता है उसे कहते हैं बाल जांच या सामाजिक जांच रिपोर्ट। बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप, समाज या बाल, बी या सी? परिवार तो नहीं होगा, ये तो कट गया और ये भी कट गया। सी की तरफ आप सब लोग जा रहे हैं। सी बेसिकली आंसर आप गलत दे रहे हैं। जो आप समझने की कोशिश करिए कि जो जुवेनाइल जस्टिस है केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का है वो बच्चों के संबंध में है, ये बात 110% सही है।
लेकिन ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि उसके अनुसार आप मुझे बताओ कि बाल कल्याण और उसके अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की जरूरत के संबंध में अगर रिपोर्ट पेश कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाल जांच रिपोर्ट आपको दे रहा है, क्योंकि उसकी सुरक्षा और देखभाल की जरूरतों के संबंध में बात कर रहा है वो। तो सुरक्षा और देखभाल की बात जो हो रही है वो समाज जांच की रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, और यही 110% आपके सही है, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक जांच रिपोर्ट। हाँ, यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यही आपका सही रहेगा, ना कि बाल जांच रिपोर्ट सही होगी आपकी, बी वाला सही रहेगा आपका। बच्चे यही समझ जाते हैं कि ये बच्चों के संबंध में, तो इसलिए बच्चे जांच की ही रिपोर्ट हो रही है। उसका मीनिंग समझने का प्रयास करेगा। मीनिंग इसका बता रहा है सामाजिक जांच रिपोर्ट, समाज में जो है उसकी बच्चों को लेकर सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है, उसकी देखभाल के लेकर बात की जा रही है, उसके सशक्तिकरण के लेकर बात की जा रही है। जुवेनाइल जस्टिस तो यही है, क्योंकि यह ऑलरेडी कह रहा है केयर एंड प्रोटेक्शन की बात। सामग्री एकत्र करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति यानी केस वर्क का एक पद्धति है, उसका प्रयोग तब किया जाता है जब निर्देशन का आकार होता है। निर्देशन का मतलब होता है सैंपल। क्या बताना चाहेंगे कि अत्यंत बड़ा रहेगा तो करोगे, अत्यंत छोटा रहेगा तो करोगे, कि छोटा और गहराई की सामग्री की आवश्यकता होती है तब करना है, कि अत्यंत बिखरा रहेगा तब आप करेंगे ऐसे निदर्शन का आकार जहां पर सामग्री एकत्र करने में केसवर का प्रयोग अधिक से अधिक हम कर सके। सर ऑप्शन सी। सी। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप लोगों ने चुनाव किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, सामग्री, प्रश्न को समझिए। मैंने आप लोगों से शुरुआत में बोला, फिर से आप समझेंगे प्रश्नों को। प्रश्न कहा कि सामग्री एकत्र करने के लिए, सामग्री का मतलब हो गया सोशल वर्कर के लिए संसाधन, जैसा कि आप जानते हैं भली भांति तरीके से। संसाधन एकत्र करने के लिए या कोई सामग्री एकत्र करने के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा अगर आप उसको टीच कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास TLM होना जरूरी है, जिसको आप लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब तक टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होगा तब तक कोई बच्चा या कोई सेवार्थी या कोई समूह नहीं सीख सकता उस चीज को। तो संसाधन होना कंपलसरी है प्राथमिक प्रणाली में। लेकिन प्राथमिक प्रणाली में उसने केवल बात किया केसवर्क को लेकर, कहा कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में। अब व्यक्तिक अध्ययन पद्धति हो रही है, ना कि यहाँ पे वर्क हो रहा है। बात यहाँ पे चल रही है या स्टडी के लेकर, किस स्टडी, केस या स्टडी की बात हो रही है। और स्टडी में क्या है आप लेंगे भाई, बच्चे का नाम लेंगे, बच्चे की समस्या कहाँ पर है, बच्चे के अंदर समस्या आई कहाँ से है, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब न्यायादर्श का आकार होता है। तो न्यायादर्श का आकार जब बड़ा होगा या जब छोटा होगा, जब छोटा और गहराई से सामग्री की आवश्यकता होगी। देखो ये तो गलत हो गया, ये वर्क के दौरान होता है, यहाँ वर्क नहीं है, यहाँ आपका स्टडी चल रही है, अध्ययन चल रहा है, मनोसामाजिक अध्ययन चल रहा है आपका। अत्यंत बिखरा होगा तो भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बता दूं मैं, ए वाला करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। एकत्रित जो सामग्री होती है व्यक्तिक केस पद्धति के दौरान प्रयोग हम तब करेंगे जब न्यायादर्श का आकार बड़ा होता है। जब अत्यंत न्यायादर्श बड़ा होता है तब हमें इस तरीके की TLM या फ्लैश कार्ड या इत्यादि चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ने लगती है। यहाँ न्यायादर्श का मतलब सैंपल, मतलब आपने 50 बच्चों को लिया और 50 बच्चे आपके लिए क्या हो गए, एक प्रकार से सैंपल का काम कर रहे हैं। ठीक है, समग्र पर बात करेंगे तो समग्र का मतलब होता है ऐसे में बड़े पल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें से अगर मैं 10 बच्चे पे काम करता, वो भी निदर्शन था, तो वहां पे अगर हम बात करते तो वो वर्क की बात हो जाती, ना कि अध्ययन पद्धति की बात होती। वर्क की बात हो जाती कि हम 10 बच्चों पे काम कर रहे हैं। स्टडी आप 50 पे कर सकते हो और क्रिया आप केवल 10 पे करोगे, और 50 पे भी कर सकते हो, परंतु वो आपका सही नहीं होगा, रिसर्च आपका वो फिर सही नहीं हो पाएगा। बात करेंगे बाल विकास के संदर्भ में जर्मनी के किस विद्वान ने व्यक्तिगत अध्ययन, देखो मैंने साथ बता भी चुका हूं ये सवाल IMP, और मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को कि बताइए व्यक्तिगत अध्ययन किसने ये शब्द दिया है, वह कौन विद्वान है, नाम बताइए। टाइडमैन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। केस वर्क में जो आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं यही शब्द किसने दिया है, तो टाइडमैन ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 NTA UGC नेट ने 1 अक्टूबर 2022 को अभी पूछा हुआ पेपर में प्रश्न है ये। किस मॉडल के आधार पर परिवार की संरचना, संगठन और लेन देन के पैटर्न के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत तय करता है।
क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 45 का आप जवाब बताएं मुझे, बताएं। बताएं, जवाब नहीं आ रहा है आपको। स्ट्रक्चरल मॉडल। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है ये, यहाँ पर अभी पहले समझिए परिवार की जो कार्य पद्धति है, क्या परिवार की कार्य पद्धति। अब परिवार की कार्य पद्धति जो होगी वो बेसिकली प्रारूप और मॉडल के माध्यम से हम इनको प्रोवाइड कराते हैं। एक तो जब हमारे सोशल वर्क में पूछा जाता है तो 3 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है सरकमफ्लेक्स मॉडल जो ऑप्शन ए में दिया है, एक शब्द आता है आपके सामने मैक मास्टर मॉडल जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक शब्द आता है ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं आप सी में, स्ट्रक्चरल मॉडल। अब एक एक के बारे में एक एक वाक्य के माध्यम से केवल समझ लीजिए ताकि आपको अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो आप उसका परिभाषा भी बता सकें। तो जो ये परिवार की संरचनाएं हैं, जो संगठन है, जो लेन देन के पैटर्न के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत की बात कर रहा है, वो बेसिकली आपका मैक मास्टर है। सरकमफ्लेक्स जो आपका होता है जहां परिवार और संबंधों को लेकर बात होती है। क्या परिवार और संबंध इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? जब नहीं लिखा हुआ है परिवार और उसके संबंध की बात कर रहा है तो हम क्यों इसको सरकमफ्लेक्स का नाम डालें? सरकमफ्लेक्स का मॉडल ओल्सन नामक एक विद्वान था, इसने दिया था। क्या नाम था उसका? नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। ओल्सन नामक एक विद्वान था, इसने इस मॉडल को दिया और इसने कहा कि पारिवारिक स्तर पर मानसिक तनाव का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? मानसिक तनाव का अध्ययन किया जाएगा। इसमें ये बात बोला था इसने। ओल्सन विद्वान परिवार के संबंधों को लचीलापन और सामंजस्य की बात करने वाला बात था ये ओल्सन का। बात अगर जब कहे कभी आपसे वैवाहिक संबंध बात करें, मुख्य संबंध की बात करें, संचार, व्यवहार, लचीलापन, सामंजस्य इत्यादि जैसी अंतःक्रिया कर बात करें तो आंख बंद करके सरकमफ्लेक्स मॉडल लगा के चले आइएगा, गलत नहीं होगा। जब हम बात करते हैं मैक मास्टर मॉडल के बारे में तो मैक मास्टर मॉडल क्या आपसे बताता है? यह कहता है कि परिवार के कार्य के संबंधों के आधार पर, यह क्या कहता है कि परिवार की यूनिट यानी इकाई की संरचना, संगठन, लेन देन के पैटर्न के आधार पर जो सामान्य सिद्धांत तय किए जाएंगे, जहां पे परस्पर अंतःक्रिया, स्वस्थ पक्ष पर बात किया जाएगा, पैथोलॉजिकल पर बात किया जाएगा, यानी परिवार की गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। जब परिवार की गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा तो वह मैक मास्टर मॉडल होगा, वह मैक मास्टर मॉडल होगा। बात स्ट्रक्चरल मॉडल की करें, स्ट्रक्चरल मॉडल तब होगा जहां स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी हम यूज करते हैं। फैमिली थेरेपी दिया था जस्सी ट्राफ्ट ने, ये नाम याद कर लीजिएगा। तो जस्सी ट्राफ्ट के साथ साथ में भूमिका एक विद्वान की और रही थी, उनका नाम था सल्वाडोर। क्या नाम था उनका? सल्वाडोर। लिख दूं क्या कि कर लोगे? सर लिख दीजिए। लिख देता हूं, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे सल्वाडोर मिनुचिन एक विद्वान है, इसने विकसित किया था स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी मॉडल। तो इसने क्या बोला? इसने ये बोला था कि परिवार चिकित्सा परिवार के उस संरचनाओं को जानने का प्रयास करता है कि समस्या कहाँ और किस स्तर पर है, ये जानने की कोशिश करता है समस्या कहाँ और किस स्तर पर है। तो ये बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यहाँ पर बी वाला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। 46 आपके सामने कह रहा है कि शोध की मिश्रित विधि में संगठक में कौन से तत्व शामिल है? क्या मात्रात्मक शोध या गुणात्मक शोध? क्वेश्चन नंबर 46 या ए बी या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे सर, आपने सही जवाब दिया है कि जो शोध का मिश्रित विधि होता है वो कंपोनेंट के रूप में कौन कौन तत्व शामिल होंगे, वहां पर मात्रात्मक रिसर्च भी रहेगा और गुणात्मक शोध भी रहेगा। क्या आप देखिए यहाँ आप लोगों से अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में अंतर आपको बता दूं कि यहाँ पेपर में भी आप लोगों से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पेपर में नहीं आने वाला, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले तो आप डेटा के रूप में जानिए इनको। जब हम बात करते हैं मात्रात्मक डेटा के बारे में तो यहाँ आप एक शब्द ये याद रखिए
कि मात्रात्मक शोध में मात्रा या सांख्यिकी में सूचना होती है, या सर्वेक्षण हो गया, या इंटरव्यू हो गया, या ऑब्जर्वेशन हो गया, या रिकॉर्ड हो गया, या रिपोर्ट हो गया, या रिव्यू का डेटा का संग्रहण हो गया, वह मात्रात्मक हो जाएगा। यानी आप एक शब्द ये नोट कर लीजिए, सांख्यिकी में सूचना। सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स पर आधारित। जब हम बात करें गुणात्मक शोध की, गुणात्मक में एक शब्द याद रखिए, केवल गुण। और गुण किस तरीके से कि गुणात्मक शोधकर्ता में, यानी आप डेटा को जब संग्रहण करने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण अपना लेते हैं, जैसे कि बुनियादी सिद्धांत हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कहानी हो गया, नृश विज्ञान भी हो गया, ठीक है। इस तरीके की जब गुणों के आधार पर उसको सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से गुणात्मक विधियां लगाते हैं, तो वहां पे वो गुणात्मक शोध का पार्ट बन जाता है, तब वो गुणात्मक शोध का बन जाए। बात समझ में आ रही नहीं? ये गुणात्मक क्या है? गुणात्मक का मतलब ये है कि आपने अलग अलग विचार आएंगे। मेरे से आप पूछेंगे तो मैं अलग विचार बताऊंगा। अगर मैं मान लीजिए शुक्ला जी से पूछूंगा तो शुक्ला जी अलग जवाब देंगे, तो सबका अलग अलग जवाब होता है। ये गुणात्मक होता है, ये गुणा पे आधारित होता है। मात्रात्मक में भाई अगर 5 आ रहे हैं, भाई उस परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोग रहेंगे। अब आप तो कहोगे नहीं कि 4 आदमी थे और एक बच्चा था तो इसलिए ये 4.5 लोग हैं, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि अलग जवाब आ गया। आपका जवाब एक ही होगा कि भाई 5 परिवार में 5 सदस्य तो 5 ही है, तो भाई जाहिर सी बात है ये आप उस तरीके से आप मात्रात्मक शोध के अंतर्गत रख सकते हैं। तो शोध के कंपोनेंट में ये दोनों चीजें आती हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, समय है आपके पास, ऐसा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलने वाला है। पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत? चलो हो जाएगा ना। यहाँ जो गुणात्मक शोध होता है, गुणात्मक शोध में आगमनात्मक एक जिसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, उसका प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? आगमनात्मक एक उपागम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोचेस, वो उसका हम यूज करते हैं। और एक होता है मात्रात्मक, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? निगनात्मक का यूज करते हैं, डिडक्टिव का यूज करते हैं। इंडक्टिव इसमें हो जाएगा, डिडक्टिव उसमें हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। और ध्यान रखना आप सभी लोग कि इसमें आप अहम भूमिका आपकी होगी। सोशल वर्कर की अगर भूमिका होती है तो वो बेसिकली गुणात्मक में अहम भूमिका होती है ना। और यह मात्रात्मक प्राप्तांक जो होगा, जहाँ पे मापन, सांख्यिकी, विश्लेषण के स्थान पे जो गुण होते हैं उनकी व्याख्याओं को ये निहित कर देगा। बस इस बात को आप याद रखिएगा। तो एक है मात्रात्मक, एक है गुणात्मक, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसी में कई शब्द हमें देखने को मिलते भी हैं, जैसे गतिशील अवस्थाएं मिल जाएं आपको, विशिष्ट और अभिमुखीकरण मिल जाए, जैसे हम बोलते हैं यूनिक केस ओरिएंटेशन, इसी का पार्ट होता है ना। अगर हम बात करें इम्पैथी की बात तो भी इसी में मिल जाता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें इसी में मिल जाता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड इंसाइट की बात करें इसी में मिल जाता है। जो है क्वालिटेटिव डेटा की बात करेंगे इसी में। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है भाई? जहाँ पे अनुभव, प्रत्यक्ष, है ना, और गहन अध्ययन, व्यापक अध्ययन होता है, ये सब इसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगमनात्मक तो जानते ही हैं, इसी में पाया जाता है। विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत कितना है? देखो ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, IMP है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में है कि विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10 से 20%। विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत 10 से 20 है। याद रहेगा, विश्व भर में मानसिक विकारों से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत 10 से 20% है। 10 से 20% है। हाँ याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यक्तिक कार्य की परिकल्पना? परिकल्पना का मतलब होता है कल्पना, कल्पना का मतलब होता है उपकल्पना, उपकल्पना का मतलब होता है तर्कपूर्ण किसी बातों पर आप क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या बताना चाह रहा है? कह रहा है आपसे कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य की परिकल्पना नहीं है। अब बताइए कौन सी परिकल्पना नहीं है? 48 आपसे कह रहा है। मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात 100% सही है। प्रत्येक व्यक्ति बदल सकता है, ये भी बात सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होता है,
भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होता है, ये बात सत्य है, कोई ना कोई कार्य तो होता है, और प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है। ये देखिए भाई, मैं तो कलाकार नहीं हूँ, हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। सोशल वर्क का पेपर यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, सरल सरल हैं, लेकिन मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को बन सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कल जो क्लास लूँगा वो DSSB का लूँगा, परंतु कुछ व्यक्तिगत समस्या होने की वजह से मैंने क्लास नहीं लिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल की जो क्लास होने वाली है वो DSSB की क्लास होगा, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पर बात करूँगा, है ना। वहाँ पर कल वाली क्लास में जो पूछा जा चुका है मेडिकल सोशल वर्क में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। महिलाएं एवं समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत कौन कौन सी विशिष्ट समस्याएं हैं? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी शिक्षा में असमानता, ऑप्शन सी रोजगार में असमानता, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी। ओके, बहुत बढ़िया जवाब आया कि अगर हम बात करें समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत कौन कौन सी विशिष्ट समस्याएं हैं, लेकिन दृष्टिकोण कौन सा है? दृष्टिकोण है महिलाएं को लेकर। तो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बाल विवाह भी एक प्रकार की समस्या का रूप है। हालांकि अब तो बदल रहा है समय परिवर्तन, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग अभी महान भाव हैं, 18 नहीं होता है तभी से लड़का या लड़की देखना शुरू कर देते हैं। शिक्षा में असमानता की बात करें तो यहाँ पर भी है, आज भी बच्चे गांव में बात करें तो कोई 10 तक पढ़ रहा है या तो 10+2 कर दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित है, अपने आप में तो रमखान बनता है अपने परिवार को लेकर, तो ज़्यादा ज़्यादा ग्रेजुएट कराएगा, जॉब तो नहीं दिलवाएगा उसको। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो शिक्षा में भी असमानताएं हैं। रोजगार में असमानता है, जैसा कि आप जानते हैं महिलाएं हैं, महिलाएं कितनी काम कर सकती है भाई, है ना। इस तरीके की बात करें, उनको वेतन में कमी, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती। ऑप्शन नंबर डी आपने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें कि किसी संस्था में विगत का मतलब होता है पास्ट का मतलब होता है भूत, जहाँ पे बात होता है अनुभवों का अध्ययन और आलोचना करना किस क्रियाविधि द्वारा होता है? क्या अवलोकन कहेंगे, आकलन कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे या निगरानी कहेंगे? क्या जवाब देंगे? किसी संस्था के पिछले अनुभव का जब आप अध्ययन करते हैं तब, और फिर आप आलोचना करते हैं तब, तो क्या बोलना उचित समझेंगे? ऑप्शन ए। नहीं मैम, अवलोकन नहीं होगा वो आपका। अगर हम बात करें, हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर जो मूल्यांकन वाली प्रक्रिया बनेगी, हाँ बिल्कुल। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? बताइए भाई। मूल्य का अनुमान लगाना कह दो ना, मूल्य को आंकना बोल सकते हो ना, तो बोल दो, क्या दिक्कत हो रही है भाई। मूल्यांकन का अगर हम परिभाषा पूछे तो आप ये बोल सकते हो कि भाई समूह में हो या समुदाय में हो या सब केश वर्ग में हो, जहां आप सेवार्थी के व्यवहार में उस कार्य स्थल पर या मान लीजिए कोई संस्था पर या कोई विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषयों में जो प्रमाण है, उन प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है, वही तो मूल्यांकन होता है। अब आप यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक व्यवस्थित रूप से की जाने वाली प्रतिक्रिया है मूल्यांकन, जो इस बात को निश्चित कर रही है कि सेवार्थी किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त करने में सामर्थ्य रहेगा। तो यही तो हम देखना चाह रहे हैं, विगत अनुभवों का अध्ययन, उसकी आलोचना करना, तभी तो हम समझ पा रहे हैं वो बेसिकली मूल्यांकन का ही पार्ट है। मूल्यांकन का मतलब होता है ज्ञान की जांच करना और उसका विकास करना। मूल्यांकन का मतलब होता है कि लर्निंग की प्रेरणा देना। मूल्यांकन का मतलब होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी देना। मूल्यांकन का मतलब होता है कि निदान करना। निदान क्या होता है? निदान डायग्नोसिस है, मतलब मूल्यांकन और मापन एक ऐसा उद्देश्य है जो सेवार्थी के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा और फिर उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया लगा देता है। तो निदान यानी डायग्नोसिस की पार्ट बन जाती है ना। शिक्षण की प्रभावपूर्णता को ज्ञान करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, चयन करना, शिक्षण सहायक सामग्री की देयता के बारे में जानकारी देना, वर्गीकरण करना, निर्देशन करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, मानकों का निर्धारण करना, यही आपका क्या बन जाता है? मूल्यांकन बन जाता है ना। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का अर्थ ये बनता है। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ें कि श्रम विभाजन एवं धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकारात्मक
परिपेक्ष का वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रयोग किया था। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 का दो तीन बातें। 51 की अगर हम बात करें तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर की बात हो रही है। हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसे विद्वान रहे हैं जो श्रम विभाजन और धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकार्यवाद परिपेक्ष का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाया था। क्वेश्चन नंबर 51 का, तो 51 का सही जवाब यहाँ पे स्पेंसर होंगे। आप मुझे जरा बताइए प्रकारात्मक अभिगम क्या अगर पूछा जाए तो ऑटो रैंक का नाम लगा के आइएगा। किसका नाम लगा के आएंगे? ऑटो रैंक का नाम लगा के आइएगा। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसलिए देखो ध्यान से लिख दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप कभी मत कहिएगा कि सर ने ये बताया नहीं था। प्रकारात्मक अभिगम का जनक या प्रकारात्मक अभिगम की भूमिका भी कौन रहे अहम, तो उनका नाम था ऑटो रैंक। बस याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए प्रश्न इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ अगर हम बात करें यूनिट नंबर 7 में, तो यूनिट नंबर 7 जो है हमारे सामने, उसमें चिकित्सकीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य दिया हुआ है। ये लास्ट यूनिट है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य का, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, SGPGI के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपसे कोई पूछ ले, पहली तो बात ये चीज़ ये ध्यान रखना कि जो चिकित्सकीय समाज कार्य होता है, मेडिकल सोशल वर्क का जो कार्य होता है, वो किस विधि से संपादित किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। विधि का मतलब होता है मेथड, मैं मेथड की बात कर रहा हूँ। जब आप मेडिकल सोशल वर्क की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखिएगा कि इसका जब कार्य जब शुरू होता है या जब कार्य उसका संपादित होता है, तो ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें, एक होता है केस वर्क, एक होता है ग्रुप वर्क, एक होता है कम्युनिटी वर्क। इन तीनों के माध्यम से या जो चिकित्सकीय समाज कार्य है, इन विधियों से संपादित किया जाता है। अगर पेपर में प्रश्न आया कि चिकित्सकीय समाज का कार्य प्रायः किस विधि से संपादित किया जाता है, ऑप्शन ए केस कार्य विधि, ऑप्शन बी सामूहिक कार्य विधि, ऑप्शन सी सामुदायिक कार्य विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तब आप जवाब दीजिएगा। या तो ये कह दे कि व्यक्तिगत कार्य विधि समाज कल्याण प्रशासन कार्य विधि, ऑप्शन सी आपसे बोल दे सामाजिक क्रिया विधि, ऑप्शन डी बोल दे आप लोगों से समाज कार्य शोध कार्य विधि। तो ध्यान रखिएगा, जो चिकित्सा समाज कार्य होता है वह जो संपादित होता है वो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क के माध्यम से होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इसको स्किप ना करेंगे आप सभी लोग, समझते चलिए आप सभी लोग। चिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में जब हम कभी और भी चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत सन 1954 में, ध्यान रखिएगा कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, नोट अवश्य करिएगा क्योंकि नोट ही आपका सच्चा साथी माना जाता है। सन 1994 में भारत सरकार ने रांची मानसिक रोग अस्पताल को अधिकृत किया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत सरकार ने किस अस्पताल को अधिग्रहित कर लिया था सन 1954 में, 1954 में, तो याद रखिएगा रांची मानसिक रोग। ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में आ सकता है। आपको बता दूं, आप उत्तर प्रदेश में पेपर देने जा रहे हैं, हो सकता है वहां का जो एग्जामिनर हो ये ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि वर्ष 1956 तक में रोगियों के बेडों की संख्या 36 थी, किस अस्पताल की। तो आप ध्यान रखिएगा, उस समय बहुत फेमस रहा, सन 1956 तक में आगरा मानसिक अस्पताल में रोगियों की जो बेडों की संख्या थी वो थी 36। वो कितनी थी? 36 थी। याद रखिएगा आप सभी लोग। ये भी आपको बता दो, तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां पर सन 1951 की बात होती है, 1951 में भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन संस्थान को अधिग्रहित कर लिया था। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। सन 1951 में, 1951 में भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने, किसने? भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य और मानव संबंध संस्थान,
मानव संबंध संस्थान को अधिग्रहित कर लिया था। ध्यान रखिएगा, सन 1951 में, 1951 में। अभी आपको जो मैंने बताया है 1954 का, पहले लाइन में पहला पॉइंट जब आपने लिखा कि भारत सरकार ने रांची मानसिक रोग अस्पताल को अधिग्रहित कर लिया था 1954 में भारत सरकार ने। अब रांची मानसिक रोग अस्पताल में जो बाह्य उपचार विभाग है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ओपीडी, भाई क्या बोलते हो? हाँ, ओपीडी जो होती है, ओपीडी की जो स्थापना की गई थी रांची मानसिक अस्पताल में, उसका ओपीडी की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में। ये फैक्ट है आप सबके सामने, काफी बार पूछे भी जा चुके हैं आप लोगों से, है ना। तो अच्छा, चिकित्सकीय समाज कार्य की अगर हम बात करें पैटर्न में, तो चिकित्सकीय समाज कार्य कहाँ से संपादित होता है? क्या अस्पताल से होगा, चिकित्सकीय एजेंसी से होगा, कि प्रशासनिक मैनेजमेंट से होगा, किससे होगा? क्वेश्चन के रूप में अगर हम जब बात करें तो प्रश्न भी हमसे ऐसे आ सकते हैं पूछने के लिए। तो मैं आपसे सबसे कहूंगा कि जो चिकित्सकीय समाज कार्य है वो संपादित हुआ है अस्पताल से और चिकित्सकीय एजेंसी से। नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट है आप सबके लिए, हालांकि मिलेंगे अभी आप सबको, आगे मिलेंगे इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं चिकित्सकीय समाज कार्य की परिभाषा से। कोई बताना चाहेगा मुझे परिभाषा क्या है? क्या है इसकी परिभाषा चिकित्सा समाज कार्य की? नहीं मालूम? चलिए देखिए, सुनिए। समाज कार्य के माध्यम से चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति की सहायता की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसी के संबंध में चिकित्सकीय समाज कार्य को लाया गया। अब चिकित्सकीय समाज कार्य कहता है कि मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये बात आप जानते हैं। समाज कार्य के एक क्षेत्र और विशेषीकरण के रूप में चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता की जाती है और जहां तक संभव हो ऐसी परिस्थितियों को विकसित करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो, है ना, ताकि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। तो ऐसे में चिकित्सकीय समाज कार्य का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र है और चिकित्सकीय समाज कार्य का कार्य अधिकांश व्यक्तिगत कार्यविधि और कभी कभी सामूहिक और सामुदायिक कार्यविधि का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य जो होते हैं वो केस वर्क पर ही आधारित होते हैं। मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिकित्सकीय समाज कार्य द्वारा रोगियों की अधिक चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता की जाती है। वर्तमान चिकित्सकीय अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया कि अनेक शारीरिक रोग मनोवैज्ञानिक एवं सांवेगिक असमायोजन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके विपरीत शारीरिक रोग के परिणाम स्वरूप भी उनके समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्तिगत सेवा कार्य के माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाया भी जाता है। किसके माध्यम से सुलझाया जाता है? व्यक्तिगत कार्य सेवा के माध्यम से। इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था आप लोगों से कि चिकित्सकीय समाज कार्य का जो कार्य होता है अधिकांश वो व्यक्तिगत कार्य विधि और कभी कभी केस ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क की भूमिका भी हमें देखने को मिल जाती है। तो चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता पुनर्स्थापन में अपना कुछ कार्यों के बारे में बताता है कि मेडिकल सोशल वर्कर के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अब आपके ही कार्य यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता का मुख्य कार्य तो भाई यही होता है कि रोगी के रोग के कारणों से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना। आप जानते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के अभ्यास के माध्यम से रोगी को सहायता उपलब्ध कराना। आपने एक नाम सुना होगा, प्रोफेसर H.S. पाठक। नाम आप चाहो तो यहाँ पे साइड में नोट भी कर सकते हो। प्रोफेसर H.S. पाठक। H.S. पाठक महोदय ने जब चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की
कार्यों के बारे में बताया तो कुल टोटल उन्होंने 5 कार्य बताए थे। टोटल कितने कार्य बताए थे? 5 कार्य बताए थे। चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। नंबर 1 कार्य उन्होंने ये कहा कि एजेंसी जो है, जो एजेंसी या जो संस्था है, उन संस्था के नीति निर्धारण और कार्यक्रम नियोजन में सहभागिता प्रदान करना। या तो आप केवल एक शब्द में ये समझ लीजिए कि कार्यक्रम की प्लानिंग करना होगा और लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जोड़ना होगा। लेकिन जब कह दे कि कम्युनिटी में सक्रिय लोगों की भागीदारी, तो सक्रिय लोगों की भागीदारी की अवधारणा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पिंकस मिनहम ने एक अहम भूमिका निभाया था। परंतु जब चिकित्सकीय समाज कार्य में पूछ ले कि सहभागिता प्रदान करने की बात, तो नाम लगा दीजिएगा HS पाठक का। एक तो काम इनका ये था। दूसरा इन्होंने बताया, पाठक महोदय ने, कि एक सामुदायिक संगठन में जब सहभागिता होगी तो वहां पर उसको प्रदान की जाएगी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में सहभागिता उनको प्रदान की जाएगी। ये अपनी एक दूसरी अहम बात बताई पिंकस और मिनहम की अवधारणा को लेते हुए। उनकी अवधारणाओं को थोड़ा सा अपने शब्दों में बताते हुए इन्होंने कहा है कि सामुदायिक संगठन में सहभागिता प्रदान करना आवश्यक है। तीसरी बात इन्होंने क्या है ना, दूसरा पॉइंट है ना, एक तो ये आपका जी चिकित्सीय भागीदारी में हो गया देखो, कम्युनिटी का। कार्यक्रम में भाग लेना है और फिर उसके बाद समुदाय में भाग लेना है। तीसरी बात शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेना है, शिक्षा में भाग लेना है। चौथा बात शोध में आपको सहयोग देना है। और पांचवा बात आपका परामर्श और निर्देशन में आपकी जो है भूमिका निभानी है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर? बता दीजिए एक बार। हाँ जी सर क्लियर। हाँ, अभी मैं फोन कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है? अभी तो ये बात आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तीन बातें बताई। चौथी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो परामर्श, चौथी बात मैंने आपको क्या बताया है? शोध। वेरी गुड, मैंने शोध को रिलेट किया। और पांचवी बात आपको परामर्श और निर्देशन सेवा बताया। तो ये 5 बातें हैं HS पाठक महोदय की। आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर तो सिंपल लैंग्वेज में, जो से हम लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं, किस तरीके से कहा जाता है कि इसका कार्य क्या हो सकता है। रोगी किसी भी नए कार्यों को आसानी से अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बात आप जानेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे SGPCI पे। और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह तैयार ही हो। मतलब अब आप जैसे ही कोई उसे नया कार्य के रूप से रिलेट करते हुए उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या उसकी समस्याओं का निजात कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो रोगी किसी भी नए कार्य को आसानी से अपनाने को तैयार नहीं हो सकता है। अगर तैयार भी होगा तो जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेंट जो चीज़ें आप चाहते हैं, वो आपके सामने फेस भी नहीं होगी, है ना? होगा, थोड़ा समय लगेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह तैयार ही हो जाए। तो कार्यकर्ता रोगी को उसकी समस्या का स्पष्टीकरण करके व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दे और उसका सहयोग दे। तो यानी आप ये कह लीजिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षण उसकी आवश्यकता के आधार पर दे कि उसको नीड किस चीज़ की है, उसकी नीड किस चीज़ की है, और उसी नीड के आधार पर जो है उसकी समस्या का समाधान करे। साक्षात्कार द्वारा कार्यकर्ता यह पता लगाता है कि रोगी को व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। बात देखो, मैंने ये तो बोल दिया था बीच में ही, क्योंकि मैंने कह दिया था कि आवश्यकता। अब आवश्यकता कैसे पहचानोगे? मैंने कहा मेरी नीड क्या है। अब मेरी नीड के लिए आपने मेरा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे, और यहाँ तक कि स्पष्ट अगर आपको करना होगा तो आप साक्षात्कार करेंगे। और जब आप साक्षात्कार करेंगे मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ की नीड है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक सेवार्थी आता है आपके पास। अब आपको सेवार्थी को आपको पता कैसे चलेगा कि सेवार्थी को ये नीड है? तो सेवार्थी का आप इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे। जब साक्षात्कार करेंगे तो आपने सेवार्थी की लगभग 10 से 15 समस्या लिखा। अब 10 से 15 समस्या में सबसे कंपलसरी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी समस्या है उसकी? हो सकता है एक समस्या आपने ये लिखा हो कि वो दूसरों को मारता है ना? हो सकता है ऐसा मारता हो।
तो दूसरों को मारना एक समस्या है ये, और ये आपको लगता है कि समाज में अगर इस व्यक्ति को रहना है तो दूसरों को ना मारे, दूसरों को ना हिट करे। तब आपने वहाँ पे अपना गोल बना लिया कि दूसरों को जो मारता है मुझे सबसे पहले इसी गोल को अचीव करना है, इसको समाप्त करना है। तो इसका मतलब यही है कि आपने उसकी नीड देखा, उसकी नीड यही थी कि वो ना मारे, और आप ये चाहते भी है कि वो ना मारे। मतलब आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में। फिर कहता है कि वह रोगी की कमियों और शक्तियों को पता लगाना। मतलब यहाँ पर जब आपने साक्षात्कार किया तो पेशेंट के बारे में आपको पता चला कि उसके अंदर कभी क्या क्या है ना। उसकी मतलब एक होता है ना लाइक, एक होता है डिसलाइक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ सेवार्थी आपको मिलेंगे कि कुछ चीज़ों को लाइक करेंगे। जैसे अगर मैं ड्रिंक में बात कर लूँ, जैसे अगर मान लो मैंगो जूस हो गया है ना, लाइक करता है, पीता है वो, है ना, ये आपको क्या हो गया भाई, लाइक हो गया। अब यहाँ पर उसकी ये क्या चीज़ें हैं, ये शक्ति है उसकी एक प्रकार से। अभी अगर मान लीजिए सेवार्थी काम नहीं कर रहा है तो आपने कहा कि भाई मैं आपको यहाँ पे घुमाने नहीं लेके जाऊँगा, तो जैसे अगर वो कोई अच्छी प्लेस है, कोई अच्छी जगह है घूमने के लिए अगर आप बोलते हैं तो बच्चा वो चीज़ें क्या करता है भाई, समस्याएं कम कर देता है। आप अपने घर में इसी तरीके से करते होंगे भाई, घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे आप सबके, तो आप लोग क्या करते हो, मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, अगर आप हिट करोगे या मारोगे या कुछ कहोगे या ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको वहाँ नहीं ले जाऊँगी, तो तुरंत बच्चा क्या करता है भाई, एक्टिव हो जाता है, और वह कुछ समय के लिए वो भूल जाता है। और उसकी कमियों की वजह से कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, फाइट, लड़ाई करना, मतलब लड़ाई पसंद नहीं होती है ना कुछ बच्चों को। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चे हेट करते हैं, जैसे किसी को दाल खाना अच्छा नहीं लगता है, वो दाल ही नहीं खाएगा, और आप कह दिया कि अगर आज तुम ये काम नहीं करोगे तो आज मैं क्या नाम ये दाल बनाऊंगी, तुम्हें दाल मिलेगी। टॉफ़ी तुम्हें आज एक ही मिलने वाली है, 2 टॉफ़ी नहीं मिलेगी, टॉफ़ी आज तुम्हें दी नहीं जाएगी। ये क्या है वो चीज़ें। तो इसके माध्यम से भी हम क्या कर पता करते हैं कि बच्चे के अंदर ये अच्छी चीज़ें आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं। इस तरीके से हम इसको जानते हैं। एक सेवा, ये काम मैंने बच्चों की एग्जाम्पल दिया, आप ग्रुप में भी ये बातें कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी बातें हो सकती है, ये केस वर्क में भी हो सकता है ना। एक एग्जाम्पल समझाया है यहाँ पे। फिर उसके सांवेगिक क्षमताओं का पता लगाकर निश्चित करना कि वो किस कार्य में सामर्थ है। मतलब आपको ये भी पता करना है कि वो कार्य करने में मतलब कौन कौन से जो उस चीज़ को आता है, जो आपके फॉर्मेट में जो आपको लगता है कि चीज़ें उसको आती है या उस चीज़ों को सही तरीके से कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उस कार्यों को स्किप कर दे, उस कार्यों को रिलेट करते हुए उसको दूसरे गोल की तरफ या उस गोल की तरफ अचीव करें, उसको लेके जाए। कहने का तात्पर्य कि उसकी सांवेगिक जो क्षमताएं हैं उसका पता लगाएं और कार्य के लिए उसे सामर्थ्य करें, सक्षम बनाएं। और रोगी के लिए व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण और रोजगार की योजना भी बनाएं, और रोगी की व्यक्तिगत समस्याओं से अवगत भी कराएं, और रोगी की चिंता और पारिवारिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान भी रखना, और आर्थिक सहायता के लिए अनेक सामाजिक कल्याणकारी संस्थानों का जो है सहयोग भी प्राप्त करें। रोगी के सामाजिक समायोजन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अनेक रोगियों को जितना कष्ट शायद रोग से ही नहीं होता है। मतलब देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, रोगी के सामाजिक समस्या समायोजन की समस्या, रोगी के सामाजिक समायोजन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। ये बात आप जानते हैं। अनेक रोगियों को जितना कष्ट शायद रोग से नहीं होता उतना परिवार और समाज से होता है। ये बात और आप अच्छे से जानते हैं, है ना भाई। अनेक रोगियों की जितनी कष्ट जो है उसको शायद रोग से ना हो उतना उसके परिवार से वो सुनने को मिल जाए, समाज से सुनने को मिल जाए, है ना। समाज आजकल पीछे नहीं है कि एक घटना घटित नहीं हुई बगल में कि पूरा फैल जाता है ना, रायते की तरह। तो वही चीज़ें हैं, और यही कारण है कि समाज और सहयोग रोगी मनुष्य के उपचार के लिए एक आवश्यक समझा जा सकता है। तो ये भी आपका क्या बन सकता है। तो यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर विभिन्न तरीके से अपनी भूमिका जो है निभाता है यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब जब व्यक्तिगत के माध्यम से कार्य करता है जो है सोशल वर्कर, तो वहाँ पे अगर हम बात करें रोगियों की भौतिक आवश्यकताएं, केसवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, केसवर्क में क्या धन हो सकता है, दवा, कपड़े इत्यादि की पूर्ति जो है स्थानीय संसाधनों को जुटाने के माध्यम से हो सकता है ना। रोगियों के पुनर्वास हेतु उनके परिवार के साथ योजना बनाने का हो सकता है। रोगियों के लिए निर्धारण उपचार के लिए लाभ प्रदान करने उद्देश्य से हो सकता है। ठीक है। तो कार्यकर्ता को रोगी के परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, पड़ोसी इत्यादियों के साथ कार्य करना पड़ता है, और ये आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें, अगर आप मेडिकल टीम के माध्यम से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर व्यक्तियों के पूर्ण स्वास्थ्य के निर्माण में, समाज कार्य में,
प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके महत्व को आपको समझना है, फिर चिकित्सालयों को बताना है, और फिर रोगी द्वारा अनुभव की जा रही जो आवश्यकताएं हैं उसके समुदाय के अंतर्गत संसाधनों का विकसित भी कर देना है। तो ये चीज़ें तो सोशल वर्कर की भूमिका के विषय में स्पष्ट करता है मेडिकल टीम। मेडिकल टीम क्या करती है? मेडिकल टीम सोशल वर्कर की भूमिका के विषय में स्पष्ट करती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बन जाती है। तो सोशल वर्कर एक खोज करता है, विश्लेषण करता है, संबल की एक टेक्निक है, संबल एक टेक्निक है, टेक्निक का प्रयोग करता है, अंगीकरण एक विधि है, ट्रीटमेंट का अंगीकरण का प्रयोग करता है। तो संबल क्या होता है? संबल मैम क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें सेवार्थी के मनोबल, आत्मविश्वास, ज्ञान का विकास करता है ताकि वह वास्तविकताओं को समझकर अपनी समस्या का निराकरण करने में सक्षम हो सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? संबल बोलते हैं। बात को समझिए, जहाँ आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ रहा है ना, और वास्तविकता से अवगत हो रहा है और अपनी समस्या स्वयं निदान कर रहा है, उसको संबल कहते हैं हम लोग। वहीं अगर हम बात करें अंगीकरण के रूप में, अंगीकरण क्या होता है कि रोगी के जीवन के जो मनोसामाजिक पक्ष होते हैं, मनोसामाजिक पक्ष जो होते हैं, उन पक्षों को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं होती हैं, जिससे मतलब कि गंभीर समस्या के किसी अंश को चुनकर उसका समाधान का जो प्रयास होता है उसको बोलते हैं अंगीकरण करना। मैंने कहा ना कि भाई 10 समस्या मैंने दिया या 15 समस्या है, इनमें से आपको लगा कि भाई वो हिट करता है, दूसरों को मारता है, तो चलो भाई उसका निदान कर दो। तो ये अंगीकरण का टेक्निक आपने लगा दिया, इसको क्या लगा दिया आपने? अंगीकरण की प्रक्रिया आपने चालू कर दिया। तो ये टेक्निक है, आपने ये अंगीकरण का प्रक्रिया संचालित किया है वहाँ पर। सामान्यीकरण कर सकते हैं, जनरलाइजेशन, मतलब रोगी अपने शारीरिक रोग को भ्रम अथवा अज्ञानता के कारण विशिष्ट रोग को समझने लगता है। विशिष्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक कोई रोग को समझने लगता है और वह सोचता है कि वे एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसे रोग से वो ग्रसित है ना। तो ऐसी दशा में मेडिकल सोशल वर्कर रोगी के रोग और समस्याओं का सामान्यीकरण करके उसे उस विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि जैसे और भी अनेक रोगी या उनके रोग का उपचार संभव है। तो ये बात आप कह सकते हो जनरलाइजेशन में कि आपके जो आपके पास पेशेंट मतलब है, जो रोग है, जो बीमारी है, उससे और भी व्यक्ति हैं, इस तरीके की बात आप कह सकते हो। ये प्रक्रिया जनरलाइजेशन होती है, इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है सोशल वर्क में। वैसे अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट, जनरलाइजेशन क्या होता है? जैसे अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करा रहे हो, मैंने कहा ए का, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, इसको ए आइडेंटिफाई करा रहे हो और आपने 5-6 टाइम से में करवाया और उसे लगा कि आपको अब उसे आ गया है, ए फॉर एप्पल होता है, तो आपने फ्लैश कार्ड ले लिए 5-6, जिसमें से ए भी लिखा है, बी लिखा है, सी डी ई लिखा हुआ है, आपने दे दिया सारे फ्लैश कार्ड। आपने कहा कि बेटा ए निकाल के दिखाओ, और बच्चे ने जैसे ए निकाल के दिखा दिया और यही आपका बन गया जनरलाइजेशन, सफल हो गया। तो जब आपने सारे ए बी सी डी ई का जो फ्लैश कार्ड लिया 4x4 का, तो बच्चे ने क्या कर दिया? आइडेंटिफाई करके निकाल दिया। तो आपने कहा कि भाई ये जनरलाइजेशन सही तरीके से कर लिया। यदि कोई दिक्कत आती है, नहीं कर पाया 1-2 बार में, तो आप वहाँ पे एक नोट करके आप ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्या होने के कारण, मतलब बच्चे की, आपने नहीं, मतलब अच्छा व्यक्तिगत समस्या होने के कारण क्या मतलब? जैसे बच्चा इधर उधर ध्यान दे रहा है, मार रहा है, हिट रहा है, अटेंशन कम दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको सीखने में 30% या 70% की जो है असफलता मिली या सफलता मिली, इस तरीके का नोट बना के आप नीचे लिख सकते हैं प्रैक्टिकल के दौरान में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं सामान्यीकरण के दौरान। तदात्मीकरण एक शब्द आता है, उसका प्रयोग करते हैं। सरलीकरण होता है, शिक्षण होता है, पुनर्सत्तावना होता है, निर्देशन होता है, संसाधनों का उपयोग होता है। तदात्मीकरण बता दीजिए जी, तदात्मीकरण मैम क्या होता है कि सोशल वर्कर रोगी के साथ ना व्यावसायिक सीमा के अंतर्गत आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि रोगी की भावनाओं और एटीट्यूड के साथ तदात्म्य स्थापित करता है। क्या करता है? रोगी की एटीट्यूड और उसकी भावनाओं के साथ जो तदात्म्य स्थापित करता है, जिससे कि रोगी में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि कार्यकर्ता उसकी समस्या को समझ रहा है और इस कारण उसकी समस्या का समाधान संभव है। वही तदात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। संप्रेषण जानते ही हैं आप लोग, प्रोत्साहन दे जानते ही हैं आप लोग, और अंतर्दृष्टि का विकास भी आप लोग को भली भांति तरीके से मालूम है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका क्या क्या होती है ना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि चिकित्सा समाज कार्य की एक विशेष कार्य क्षेत्र है। समाज कार्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सभी संभव सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। मानसिक बीमारियों से ग्रसित, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गूगल की बात करें तो शब्दों का वो है ये कह लीजिए कि मिस प्रिंट है ना, ठीक है। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, आपको तो लिखना तो आता ही होगा, है ना। बाकी ये पीडीएफ आपको नहीं भी भेजूंगा, दूसरी पीडीएफ भेजूंगा जहाँ पे शुद्ध लिखा रहेगा, ठीक है। तो मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों और शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्तियों में स्वास्थ्य में सुधार हुआ, रोगी के रोग का निवारण या उपचार के क्षेत्र में समाज कार्य विधियों और तकनीकों का प्रयोग को चिकित्सकीय समाज कार्य कहा जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में, जब आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति में स्वास्थ्य में सुधार की बात कर रहे हैं, रोगी के रोग का निराकरण कर रहे हैं, उपचार के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे समाज कार्य विधि और तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है मेडिकल सोशल वर्क। और मेडिकल सोशल वर्क क्या कहते हैं? मेडिकल सोशल वर्क वही कहा जाता है भाई कि जब आप मेथड लगा दिया, टेक्निक लगा दिया, प्रिंसिपल लगा दिया और इसके माध्यम से सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया, तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। वह प्रक्रिया मेडिकल सोशल वर्क कहलाती है। यहाँ पे बात करेंगे तो चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र के अर्थ में, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जैसा जानते हैं मानव के स्वस्थ महत्वपूर्ण है और चिकित्सकीय समाज कार्य में ऐसे रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता प्रदान किया जाता है जो मनोसामाजिक बाधाओं के कारण चिकित्सकीय सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहा होता है ना। वो चीज़ें आती हैं। चिकित्सकीय समाज कार्य के अंतर्गत विभिन्न आयाम और क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक उपचयन और स्वास्थ्य निवारण का भी कार्य किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, परिभाषा ये है एक सरल शब्दों में, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क की। और ये प्रोफेसर HS पाठक की बात आ गई, है ना। मैंने आपको साथ बताया था कि व्यक्तिगत परामर्श और स्वास्थ्य के लेकर पहली बात बताया था, दूसरा बताया था सामुदायिक विकास और कल्याण के संबंध में, तीसरा बताया था अविवाहित माताओं की समस्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक आ गया, मैंने 5 ही बताए थे। बेसिकली आप चाहो तो अगर 5 का बता दूं मैं यहाँ पे, सॉरी ये पाठक साहब ने यहाँ पे परिभाषा दिया है, ये पाठक साहब ने ये परिभाषा दिया है। चिकित्सा समाज कार्य उन रोगियों की सहायता प्रदान करने संबंधी है जो सामाजिक और मनोसामाजिक कारकों के कारण उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं को प्रभावी रूप से उपयोग में करने में असमर्थ होता है। वो किसे क्या कहते हैं हम लोग? मेडिकल सोशल वर्क कहते हैं। तो मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत 5 बातें इन्होंने कहा था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। वहीं देखिए आप लोग को अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो देख सकते हैं आप, व्यक्तिगत परामर्श स्वास्थ्य समस्या के संबंध में सेवा है, सामुदायिक विकास के संबंध में सेवा है, अविवाहित माताओं की समस्याओं पर काम करता है, सामान्य अस्पताल में भी काम होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बात होता है, रति रोग चिकित्सा केंद्र की बात होती है, बाल कक्ष हो गया, मानसिक चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा केंद्र हो सकता है, जन सामान्य के अस्पताल हो जाएंगे, आरोग्य सदन हो जाएगा, ग्राम स्वास्थ्य इकाई हो जाएगा, कुष्ठ शुगर कैंसर ग्रस्त एवं दिव्यांग व्यक्ति एड्स रोगी संस्थान इत्यादि के संबंध में हम क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ये बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क का क्षेत्र माना जाता है, मेडिकल सोशल वर्क का क्षेत्र माना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें आगे तो हमारे सामने आता है उसकी उपयोगिता क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। उसका उपयोग क्या क्या हो सकता है? आधुनिक जीवन काल में लोगों की संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखना है, रोगों से जनित आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य का उपयोग किया जाता है ना। ये तो जानते हैं आप। मानसिक बीमारियों के शिकार व्यक्ति जो होते हैं उसमें चिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है और शारीरिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी चिकित्सा समाज कार्य का उपयोग में लाया जाता है। तो मेडिकल सोशल वर्क क्या होता है? मेडिकल सोशल वर्क जो शारीरिक बीमारी से ग्रसित हो या मानसिक बीमारी से ग्रसित हो या सामाजिक समस्या से हो, ठीक है, या सामवेगिक हो या भाषाई समस्या हो, कोई भी एटसेट्रा जो भी समस्या है, उन समस्याओं का निदान करने में मेडिकल सोशल वर्कर की एक अहम भूमिका होती है। और वो विभिन्न टेक्निक के माध्यम से, विधि के माध्यम से, प्रिंसिपल के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। तो यही मेडिकल सोशल वर्क का एक उपयोगिता के बारे में बताया जाता है। उसकी विशेषताएं क्या बन सकती हैं कि चिकित्सा समाज कार्य में सामाजिक सहायता प्रदान किया जाता है और चिकित्सकीय समाज कार्य जो होता है वो सहायता द्वारा जो है रोग ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसको चिकित्सकीय सेवा लाभ लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाएगा और समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी विशेषता है, हालांकि आप जानते ही होंगे, चिकित्सा समाज कार्य के द्वारा रोगी को उपलब्ध निदानात्मक हो गया है, उपचारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। चिकित्सा समाज कार्य में व्यावसायिक मत, ठीक है, यहाँ पे व्यावसायिक मत प्रदान करना। व्यावसायिक मत का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण विधि के माध्यम से आप उसके साथ काम करेंगे।
है ना। तो रोगी के सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन होता है, इसमें तो आप जानते ही हैं। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि उसका डेटा लेना है, पड़ोस के बारे में भी जानकारी लेना है ना, और स्कूल के बारे में जानकारी लेना है, कहाँ कहाँ खेलता है, किन के साथ रहता है, ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन की जब बात होती है तो सामाजिक पृष्ठभूमि के हम अध्ययन भी करते हैं रोगी के बारे में। मेडिकल सोशल वर्कर जो है 4 भागों में बटा हुआ है, यानी 4 भागों में इसको बटा हुआ है, आप ये कह लीजिए, या तो आप ये कह लीजिए कि 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इसका आधार के रूप में चिकित्सा समाजकारी के विकास की जो प्रमुख 4 आधार रहे हैं, जिसमें से प्रथम जो आधार बना था सन 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में अस्पतालों से मुक्त हुए मानसिक रोगियों की उपचर्या पर विचार पर मान्यता दी गई थी। तो देख सकते हैं आप 1880 में इन दिनों में वहाँ ऐसा समझा गया था कि अस्पतालों से लौटने के बाद जो रोगी अपने घर जाते हैं उनकी घर पर भी समुचित देखभाल होना आवश्यक होता है, और ऐसा करने से उस रोग की पुनरावृत्ति की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और ऐसी प्रक्रिया अगर हम बात करें चिकित्सा समाजकार्य में, इंग्लैंड में अस्पताल में से मुक्त हुए मानसिक रोगियों पर बात होती थी। सन 1880 की बात है ये, और ये मेडिकल सोशल वर्क का पार्ट था। पहली बात ये इंग्लैंड की बात है। दूसरी बात, रोगी जब डिस्चार्ज होकर घर गया है तो वहाँ पर भी उसकी देखभाल होती थी मेडिकल सोशल वर्क के माध्यम से। ये एक आधार है, यहाँ से शुरुआत हुआ है। फिर बात करें अगर हम मेडिकल सोशल वर्क में दूसरा आधार पे, तो दूसरा आधार में अस्पतालों में महिलाओं को दानदाताओं का कार्य था, जहाँ पे चार्ल्स की प्रेरणा से लंदन में 1890 में यानी 1890 ईस्वी में इसके उपरांत उससे संबंधित कार्यों का संगठन किया गया। कहने का मतलब ये था कि चिकित्सा समाजकार्य का विकास का ये दूसरा आधार अस्पताल है, जहां अस्पतालों में महिलाओं दानदाताओं का कार्य था। किसका काम था? महिलाओं का दानदाताओं का कार्य था। ये दूसरा आधार था। दान पहले में क्या था? पहले में था कि भाई मानसिक रोगियों की उपचर्या पर विचार किया जाएगा, लेकिन उपचर्या के विचार के बाद जस्ट दूसरा जो आया वो महिलाओं के दानदाताओं पर कार्य था। यह चार्ल्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इन्हीं के प्रेरणा से लंदन में सन 1890 ईस्वी में जो है कार्यों का संगठन किया गया, और स्वयंसेवी का जो है स्वयंसेवी स्वागतकर्ताओं की हैसियत से सेवा कार्य दिया गया। तो टोटली अगर मैं बात आप लोगों से कहूँ तो यहाँ रोगियों को मदद करने के लिए निवेदन किया जा सकता था। तो रोगियों, ध्यान से सुनिए, रोगियों को मदद करने के लिए, है ना, तो यहाँ पर उसको क्या किया जाता था? मदद करने के लिए निवेदन किया जा सकता है। तो ये बात थी महिलाओं के दानदाताओं पर था। देखिए यहाँ पे दूसरा आधार अस्पताल में महिलाओं दानदाताओं का कार्य था। दानदाताओं का कार्य था, इसका मतलब ये था कि सर उन कार्यों से संबंधित था जहां लोगों ने सामाजिक सर्वेक्षण किए और यह पता लगाया कि कौन सा रोगी मुफ्त में चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती करने लायक है, और कौन सा ऐसा दानदाता संस्था है जिसमें कि रोगियों की मदद देने के लिए निवेदन किया जा सकता है। इसका मतलब ये था। फिर से सुनिए, मैंने ये कहा आपसे कि जो महिलाओं दानदाताओं से संबंधित था, इसका अर्थ ये था कि लोगों ने इससे संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण किया और यह पता लगाया कि कौन सा रोगी मुफ्त में चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती करने लायक है। अब जिसके पास आधार कार्ड है भाई, जिसके पास राशन कार्ड है, जिसके पास आपने सुना होगा ईएसआई कार्ड है, वो जाके फ्री में इलाज करवा लेगा। उसी तरीके से अभी आप देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह तो प्राथमिक जो है गांव में मुफ्त शिक्षा जो है मुफ्त इलाज होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना। तो वहाँ पे ये समझने की कि भाई कुछ संस्थाएं भी थी। उस संस्थाओं में अगर हम बात जब करते हैं तो वहाँ पे ये पता लगाया गया कि चिकित्सा हेतु मतलब रोगी मुक्त में चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती करने लायक है ये, और कौन सी ऐसी दानदाता संस्था है जहाँ पर महिलाओं पर ये काम कर रही है। तो भाई रोगियों को मदद करना है तो उसके लिए निवेदन किया जाता था भाई कि ये चीज़ें हो तो ये ठीक रहेगा, ये किया जाए, इसको ठीक है। तो ये मेडिकल सोशल वर्कर करता था। अब बड़े लेवल पे अगर कोई अधिकारी होगा थोड़ी ना जाके बुला के लाएगा भाई कि चलो आप मेरे हॉस्पिटल में काम करें। तो अगर उसको सही तरीके से सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसे में मेडिकल सोशल वर्कर क्या करते थे, उनका सही से इलाज हो सके, उन पे सही तरीके से काम किया जा सके,
वह आधार बनाया गया था, दूसरा आधार था सन 1890 का, वह दूसरा आधार था। 80-10-90 ऐसे आप रिलेट करें। तीसरा आधार ये 3 साल, नहीं आप ये कह लीजिए सन 1893 का था। ये पर्यवेक्षक था, ये पर्यवेक्षकों का रहा। यहाँ बात करें तो लिलियन बोल्ट और एक मेरी ब्रिडस्टर का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, लिलियन वोल्ट और एक मैरी ब्रिडस्टर का नाम आता है। और इन्होंने जो कि न्यूयॉर्क की एक हेनरी स्ट्रेट सेटलमेंट हाउस से संबंधित था। कहने का मतलब ये था कि पड़ोस के उन रोगी या उन गरीब बीमार व्यक्तियों के घर पर जाना आना था, आना जाना शुरू कर देना, जिसके पास अपने चिकित्सकीय और सेवा के लिए पर्याप्त धन ना था। तो उन लोगों के लिए ऐसे अनेक सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं को देखा गया जो कि रोगी की बीमारी के कारण पैदा होती थी। तो उनको एक प्रकार से अगर हम कहें कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो दौर चला वो पर्यवेक्षक का दौर था। वो तीसरा था, पर्यवेक्षक का दौर था। यहाँ पे पर्यवेक्षक मुख्य था, केंद्र था तीसरे आधार पर, है ना। एक लास्ट बना था चौथा आधार, जहां 1902 की बात करते हैं, याद रखिएगा 1880 इंग्लैंड में था, जहां मानसिक रोगियों की उपचर्या पर विचार किया गया। 1890 जहां महिलाओं दानदाताओं का कार्य था। 1893 जहां लिलियन बोल्ट और बैरी ब्रिस्टेट ने न्यूयॉर्क के हेनरी स्टेट सेटलमेंट हाउस से संबंधित था, जो ये कहा गया कि पड़ोस के उन बीमार व्यक्तियों को घरों में आना जाना शुरू किया जिसके पास अपने चिकित्सकीय और सेवा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसके बाद एक था चौथा, यानी चिकित्सा समाज कार्य के विकास का ये चौथा आधार आ गया, जहाँ चिकित्सा शास्त्र संबंधी छात्र थे और जिनका प्रशिक्षण सामाजिक एजेंसी में भी हुआ था। तो यह एक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर चार्ल्स पी एम्सन थे। याद रखिएगा आप सभी लोग 1902 में। तो इन्होंने जो है एम्सन्स ने सन 1902 में इस बात की इच्छा की कि सामाजिक और सांवेगिक समस्याओं का अध्ययन की व्यवस्था किया जाए और चिकित्सा शास्त्र के शिक्षण के अंतर्गत इसको रखा जाए। ठीक है, तो ऐसी बात सन 1902 में कही गई थी। ठीक है, तो उन्हीं के अनुभव के आधार पर ही सन 1905 में चिकित्सा समाज कार्य की शुरुआत हुई और व्यवस्थित रूप से हुई। पहले यह कार्य 4 विभिन्न स्थानों पर लगभग एक ही समय शुरू हुआ, लेकिन अब अगर बात करते हैं तो हर जगह ये कार्य जो है इसके माध्यम से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखिए ये ब्रिटेन वगैरह का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिटेन और आयरलैंड ने चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के मूल रूप से अस्पताल के अल्मोनर्स और लेडी अल्मोनर्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये भी आप चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली उद्विकास की बात है। ये किसकी विकास है? उद्विकास की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये इसकी चिकित्सा समाज कार्य की अवधारणा यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों के में और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हुआ और यह जो कार्य प्रारंभ हुआ था उसका नाम था लेडी ओलमोनर्स के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ये आयरलैंड की बात हो या ब्रिटेन के या यूएसए की। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें अल्मोनर्स के ब्रिटेन में एक संस्था का गठन किया सन 1945 में, लेकिन ये एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चीन की बात देख सकते हैं। 1921 में बीजिंग में इडा प्राइवेट का नाम आता है। देखो बेसिकली क्या था, जब हम बात करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से या चिकित्सा समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सन 1921 में बीजिंग में इडा प्रूइड द्वारा आरंभ किया गया था और समाज सेवाओं को केस वर्क, दत्तक सेवा और भर्ती सेवा के लिए उनको क्या किया गया? ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा सन 1921 में चीन में। आयरलैंड मैंने अभी आपको बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा उसी को रिलेट करिएगा।
देखिए यहाँ एलावेब का नाम अगर हम बात करें तो ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एलावेब क्या है? बाल रोग विशेषज्ञ। यहाँ देखिए उनका नाम है बाल रोग विशेषज्ञ एला, नोट कर लीजिएगा, एला वेब द्वारा मानी जाती है। और यहाँ पर चिकित्सा बीमार व्यक्ति बच्चों के लिए अपने औषधालय में काम करने के लिए जो है एलोमनर्स की नियुक्ति की गई, और जिसे उन्होंने डबलिंग के एडिलेड अस्पताल में स्थापित किया और पहला अल्मोटर्स विलियम फ्रेड एल्कॉब को दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं सन 1918 में यह जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सिंगापुर इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको सिंगापुर को। ठीक है, यूएसए में अभी मैंने बताया है 1900 से, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इंडिया के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। भारत में चिकित्सा समाज कार्य की जब बात हुई तो बेसिकली सन 1936 में TISS का नाम रखा गया 1945 में 1945 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। इसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, है ना। बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ 1945 में, उसका नाम था TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका नाम परिवर्तित हुआ। और सन 1936 में आपने नाम सुना भी होगा, सर दोराबजी टाटा रतन जो है दादा भोय, इसकी स्थापना किया था। और 1936 में ही डॉक्टर मंसर्ट को यहाँ पर क्या बनाया गया था, उसका निदेशक। आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के स्थापना जिन्होंने किया, निर्देशक कौन है आज के वर्तमान समय में, तो शालिनी भारत का नाम आता है। तो जिन्होंने सन 1936 में दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से भारत में समाज कार्य और औपचारिक प्रशिक्षण का शुरुआत हुई, एक नियम से, एक रूल रेगुलेशन के माध्यम से। तो पहला चिकित्सा समाज कार्यकर्ता 1946 में जो JJ हॉस्पिटल बॉम्बे में नियुक्त किया गया। और सन 1960 के दशक में भारत में चिकित्सा समाज कार्यकर्ता का दायरा बढ़ गया। तो आप नोट कर लीजिएगा 1946 वाला पॉइंट, 1946 काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक पॉइंट आपका 1960, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत में बेसिकली चिकित्सा समाज कार्यकर्ता का दायरा बढ़ा था उस समय 1960 में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और दे रहा हूँ आप लोगों को, ये भी आप चाहो तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में चिकित्सा समाज कार्य का इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी, ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आपको बता दो, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विकास के बारे में अगर जब कभी चर्चा होती है तो एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के द्वारा वर्ष 1945 में प्रशिक्षित चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। हालांकि इसके बाद तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर हम बात करें, सर्वप्रथम स्टेला मेरियस कॉलेज में एक महिला चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर तमिलनाडु या चेन्नई में पूछे कि वह कॉलेज कौन था जहाँ पे एक मेडिकल सोशल वर्कर की नियुक्ति किया गया था 1945 में, तो नाम याद रखिएगा, स्टेला मेरिस कॉलेज था वो। ठीक है, वहाँ पर उनको जो है एक मेडिकल सोशल वर्क की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। मुंबई में तो 1946 का JJ हॉस्पिटल है, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं और इसमें कुछ है नहीं अब। और यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर के कार्य आ गए, तो देख सकते हैं कार्य क्या है। एजेंसी का नीति निर्धारण हो गया। मैंने आपको बताया था पाठक, ये पाठक का शब्द है। सहभागिता प्रदान करना, सामुदायिक संगठन की सहभागिता, शैक्षणिक कार्य में सहभागिता, अनुसंधान में सहभागिता, परामर्श और निर्देशन में सेवा प्रदान करना। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये है ना। यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर का आ गया नाम भी, ये 5 है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुलभा एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे मधुकर वाडे हैं, ये नाम आता है। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सेवा उपलब्ध कराई है। ये सारी चीज़ आप देखते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य हो जाएगा। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो रोगी की भौतिक आवश्यकताएं क्या है, रोगी की प्रकृति क्या है, फिर उसके बाद रोगी के पुनर्वास के संबंध में, फिर रोगियों के लिए निर्धारण उपचार और लाभ, और फिर आवश्यक रोगियों के लिए उपचार हेतु संबंधित संस्थाओं में भर्ती करना। ये बातें थी यहाँ पे। ये इनका नाम था सुलभा मधुकर वाडे। ये भी अगर मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में एक चिकित्सकीय दल के हिसाब से संपर्क स्थापित करने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तियों के पूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण करना है, फिर रोगियों के महसूस की जाने आवश्यकताओं के अनुसार बात करनी है आपको, संसाधन लाना उसी हिसाब से,
मेडिकल टीम को सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के विषय में स्पष्ट करना होता है और क्षेत्र अभ्यास की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए समाज कार्य प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था के माध्यम से सहायता आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये चीज़ें आप यूजर में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे पद्धति है, सहायता, सूचना, संवेगात्मक है ना, ये चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद समाज कार्य की कार्यविधि अभ्यास कौन कौन से हैं मैंने पढ़ा दिया अभी। अन्वेषण, विश्लेषण, निर्वचन, संबल, उपचार की विधियाँ, अंगीकरण, सामान्यीकरण, सबलीकरण और शिक्षण, है ना। और भी चीज़ें थी मैंने बताया था, उन चीज़ों को भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ आपका ये मेडिकल सोशल वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि चिकित्सा समाजकारी होता क्या है। तो मैंने चिकित्सा समाजकारी की परिभाषा बताया है, वह होता क्या है उसके बारे में, और फिर उसके निर्वचन क्या होता है? किसका निर्वचन लिखा है ना, विश्लेषण के बाद निर्वचन। हाँ, निर्वचन देखो एक ऐसा शब्द है, बेसिकली जब हम किसी चीज़ का कार्यों का विश्लेषण कर लेते हैं और विश्लेषण करने के बाद, एक मिनट, निर्वचन, हाँ जो है यहाँ पे अगर हम जब बात करते हैं अन्वेषण, खोजना, निर्वचन कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच का एक सम्मुख स्पष्ट करता है जहाँ उपस्थित तथ्यों पर विचार किया जाता है। तो उसके व्यवहार, समस्याओं के कारण, परिस्थितियों का निर्वचन और सेवार्थियों की वास्तविकता से अवगत करा के स्पष्ट तथ्यों को हम जो है उसके आशयों को निर्वचन से करते। निर्वचन एक प्रकार की सेवार्थी की बातों को उपस्थित करता है, मतलब आपके सामने प्रस्तुत करता है, निर्धारित करता है, वो एक शब्द है निर्वचन। निर्वचन वही शब्द है जहाँ पे सेवार्थी की समस्याओं को स्पष्टीकरण रूप से आप देख रहे होते हैं, तो वह निर्वचन का पार्ट बन जाता है। समस्याओं के कारण जो परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं वह पार्ट बन रहा है निर्वचन, वह पार्ट बन रहा है निर्वचन, ठीक है। तो वास्तविकता से अवगत कराना निर्वचन कहलाता है, ये भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेवार्थी की वास्तविकता से अवगत कराना ही निर्वचन कहलाता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संबल हो जाता है। ये सारी विधियां हैं। फिर मैंने आप लोगों से चिकित्सा समाज कार्य के आधार बताए थे 4। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चिकित्सा समाज कार्य की कार्यविधि के रूप में भी रिप्रेजेंट कराया है, जहां आप लोगों को मैंने नाम बताया था, इला प्रोएड का नाम, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा सभी लोग। और साथ ही साथ मैंने इला बेब का नाम लिया, लेडी ओल्ड मोनर्स का नाम मैंने आप लोगों को बताया है। फिर चिकित्सा समाज कार्य का सर्वप्रथम 1880 में क्या भूमिका रही, फिर उसके बाद 1890 में क्या भूमिका रही, तीसरा आधार 1893 में क्या भूमिका रही स्टेट सेटलमेंट हाउस में, फिर 1904 और 1902 में क्या भूमिका रही, वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद चिकित्सा समाज कार्य के मैंने जो है उसके कार्य कौन कौन से हैं, उसके कार्य क्षेत्र कौन से हैं, मेडिकल सोशल वर्कर का कार्य कौन सा है, सुलभा मधुकर का और MS पाठक का, चिकित्सा टीम का क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने ख़त्म कर दिया है मेडिकल सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में। तो कल मैं सिलेबस के साथ चलूँगा और 2 दिन लगेंगे, आपका ये यूनिट नंबर 7 भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। अब आप लोगों की जब भी क्लास होगी वो 2 घंटे प्लस ही रखेंगे, ठीक है, 2 घंटे। और क्लास आप लोगों की 6:30 बजे से रखेंगे। कल आप लोगों का ऑफ नहीं रहेगा क्लास, कल संडे है, कल क्लास आप लोगों की चलेगी। आफ्टरनून में अगर कोई क्लास रहेगी तो मैं आधा घंटे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, और जब भी आफ्टरनून में क्लास रखूंगा वो 1 बजे से क्लास रखूंगा। इवनिंग टाइम में जब भी क्लास रखूंगा शाम को 6:30 बजे से क्लास रखूंगा। 6:30 बजे से आप लोगों की 2 घंटे क्लास कंटिन्यू चलेगी। आज लेट हो गया था, इस वजह से मैंने आज 8 बजे से क्लास लिया आप लोगों के, नहीं तो क्लास का समय आपका 6:30 बजे से है, ठीक है। कोई अगर क्वेरीज है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नहीं सर, ठीक है अभी।